दादाजी ने रखा होगा, क्योंकि वो श्लोक में बिटिया का नाम है अनंता। तो मैं सोच रहा था कहाँ सुना है, तो तुलसीदास की राम है ना, उसमें आता है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो बिटिया का नाम अनंता है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जाने से पहले कि मानव धर्म एक है और मानव जाति एक है। अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन, मध्यस्थ दर्शन, सहअस्तित्ववाद की दृष्टि से जब अस्तित्व में वास्तविकताएं जैसी हैं वैसा हम समझते हैं। अगर हम भ्रम में रहते हैं तो काम के आधार पे हम जातियां भी बना देते हैं और काम को छोटा बड़ा मानते हैं, और तो जाति को भी छोटा बड़ा बना देते हैं, है ना। जैसे कई बार, हालांकि इसकी आगे और बात करेंगे हम, छोटा बड़ा के ऊपर तो काफ़ी सारा और हमें समय लगाना है, क्योंकि बहुत सारे इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स किसी चीज़ों पे बने रहते हैं। परंतु अभी एक बिटिया जैसे प्रार्थना बेटा पूछ रही थी कि भाई जाति, फिर ये जो कुम्हार, लोहार, धोबी, ब्राह्मण, वैश्य, ये सब ये क्या है? तो पहले जो काम थे, काम के आधार पर बना दिए हैं, है ना। अभी नई जातियाँ आ गई हैं, पता है वो जाति अब कोई मायने नहीं रखती हैं। अब मानव जाति में नई जातियाँ आ गई हैं। हेमेंद्र भाई पता है कौन सी है जी? इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टेड अकाउंट, प्रोफेसर, ये नई जातियाँ हैं आज की। आपको पहले पूछते हैं कि आप क्या हैं। आप धोबी कुमार से कोई मतलब नहीं है, आप डॉक्टर हैं कि प्रोफेसर हैं कि इंजीनियर हैं। लोहार, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, इसका कोई मतलब नहीं है। कोई क्या मतलब है उसका? कोई रिलेवेंस नहीं है। अब तो रेलिवेंस इसका है कि आप डॉक्टर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं कि मतलब चार्टेड अकाउंटेंट है कि आईएएस ऑफिसर हैं, तो कोई भी हैं आप, अग्रवाल हैं या कुमार हैं, धोबी, कोई भी हैं आप, अगर आईएएस ऑफिसर बन गए तो भाई बड़े हो गए। जब हम कॉलेज में पढ़ने गए, कमलेश भाई, तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग में किया और मुझे लगा मैं सबसे छोटी जाति का हो गया, क्योंकि वहाँ पे इंस्टीट्यूट में बड़ी जाति मतलब कंप्यूटर साइंस। आजकल इंजीनियरिंग के ब्राह्मण हैं कंप्यूटर साइंस वाले, आईटी और अगर कोई सिविल इंजीनियरिंग और ये सब कर रहा है ना सुनील भाई, वो छोटी जाति में आ जाता है ना। अब नए जमाने की नई जातियां हैं ये, है ना। मेटलर्जी, वही मेटलर्जी कोई इंजीनियरिंग होती है क्या? अगर इंजीनियरिंग हो तो कंप्यूटर साइंस में हो, नहीं तो नहीं हो। आजकल बहुत सारे कॉलेजेस सिविल इंजीनियरिंग वाले, केमिकल इंजीनियरिंग वाले, मैकेनिकल बंद हो रहे हैं, स्टूडेंट ही नहीं आना चाहते। आईआईटी में मटेरियल साइंस मिल रही होगी, लेकिन किसी छोटे मोटे में अगर कंप्यूटर साइंस मिलेगी तो वहाँ जाना पसंद करें, क्योंकि वहाँ ज़्यादा पैसा मिलता है। तो मानव ने अब सबसे बड़ी जाति पैसा बना ली है। जो करने से पैसा मिल जाए वही बड़ी जाति, है ना, वही जॉब है, बाकी तो सब कुछ नहीं है। लेकिन जब हम अस्तित्व सहज दृष्टि से देखते हैं तो मानव एक ही है। हमने ही भ्रमवश, अच्छा उस पर जातियाँ बना भी ले चलो काम, पर उसको छोटा बड़ा मान के जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ोगे तो लगेगा कि यार ये क्या मतलब है, किसी को पानी नहीं पिलाना। या अभी भी राजस्थान के अखबार में कोई घटना घटी थी कि भी किसी ने हाँ, मतलब मैंने तो पढ़ा था, तो अभी भी वो सब हो रहा है। चलिए, मुझे पता नहीं कि वो सही है कि गलत है, चलो। हाँ जी, यहाँ पे अगर किसी को कोई मुद्दा है तो बताएं, नहीं तो आगे बढ़ें। अब प्रकृति में व्यवस्था के अर्थ में एक और चीज़ को देख लेते हैं जो मुद्दा बना हुआ है। मैं एक चार्ट बनाता हूँ, बोलता जाऊँगा, जिनको बनाना है बना सकते हैं, है ना, क्योंकि वो हो सकता है थोड़ा छोटा लगे आपको। अब हम अगर प्रकृति को, पूरी प्रकृति को एक साथ देखते हैं तो प्रकृति में एक विकास की घटना घटती है किसी धरती पे। अब धीरे धीरे हम बड़ा करते चले जा रहे हैं, है ना। तो हमने मानव को देखा, मानव प्रकृति का हिस्सा है, तो चारों अवस्थाओं को देखा, चारों अवस्थाओं में क्या लाक्षणिकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको देखा। अब इनका जो प्रकटन क्रम कैसा होता है उसको देखते हैं। किसी भी धरती पे, है ना कमलेश भाई, प्रकटन होता है ना। तो प्रकटन किस क्रम में होता है, वो उसका एक क्रम है। तो प्रकृति को केवल कमलेश भाई ने पहले दिन 2 बातों में बांटा था, हमने उसको 4 में कर दिया। उन्होंने बताया था कि जड़ या चैतन्य, है ना। तो अब हम जो कमलेश भाई का सजेशन है उसको स्वीकार करते हैं
और दूसरे तरह से प्रकृति को जड़ और चैतन्य के रूप में बांट देते हैं। अभी 4 अवस्थाओं में बांटा था, अब उसको 2 भाग के फिर देखते हैं। और सजीव निर्जीव की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, है ना, ठीक है ना। जड़, तो जड़ परमाणु होते हैं और ये विज्ञान ने खोज निकाला है इस धरती पर लगभग जो नेचुरली पाए जाते हैं कितने प्रकार के एटम्स हैं। बहुत सारे लैब में बनाए हुए हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं। हाँ, नेचुरली 9 to 4 के करीब पाए जाते हैं, जो ऐसे ही नेचुरल पाए जाते हैं, है ना। हाँ, 118 वो बनाए गए, तो 94 टू किसी भी धरती पे 118 तो हो गए हैं, है ना। नागराज जी का कहना है कि ये जड़ परमाणु 120 तक हो सकते हैं मैक्सिमम, ऐसा उनका देखना रहा है अस्तित्व में, है जी। मतलब किसी भी धरती पे मैक्सिमम इतने ही प्रजाति के परमाणु हैं और इनमें से ही कोई चैतन्य परमाणु बन जाता है जिसको चैतन्य परमाणु कह रहे हैं। यही जो जड़ परमाणु है क्रिया घटती है और वो उसको, तो ये 121वां हो गया, है ना। ये कितने हैं, तो मैक्सिमम 121 परमाणु हो सकते हैं। तो अभी 94 टू 118 तक पहचान ले गए हैं, विज्ञान पहचानता ही रहता है, तो हो सकता है 1-2 और निकल आए। ये परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु। इसको एटम बोलते हैं और इसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। और अणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणुपिंड, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर बॉडी। तो मॉलिक्यूलर बॉडी क्या है उसको मैं थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। तो 114 या 118, 120 प्रजाति के परमाणु हैं, ये सारे मिलकर बहुत सारे अणु बनाते हैं और वो अणु मिलकर अणुपिंड बनाते हैं, मॉलिक्यूलर बॉडीज़। तो मॉलिक्यूलर बॉडी क्या है, अब जैसे हमने बताया एटम है हाइड्रोजन का और वो ऑक्सीजन का एटम से मिलता है, 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, क्या, पानी का, है ना। तो वो एक मॉलिक्यूल है बहुत छोटा, यानी एक बूंद में भी करोड़ों होंगे मॉलिक्यूल्स। और ग्लास में जो पानी देख रहे हैं वो क्या है, मॉलिक्यूलर बॉडी, उसी को अणुपिंड कह रहे हैं। आप जब लेक देख रहे हैं तो कुछ नहीं देख रहे, आप पानी का मॉलिक्यूलर बॉडी देख रहे हैं। अगर एक आयरन है ना, आयरन का मॉलिक्यूल है, वो बन गया तो आप लोहे का पूरा जो बीम है वो क्या है, अणुपिंड है। सिंपल बात है ना। अगर इस तरह से सोना है तो सोना अगर गले में लटका हुआ है, चाहे वो और आधे किलो की अगर ब्रिक है, तो वो क्या है, अणुपिंड है। सिंपल बात है। अब ये तो एक ही तरह के अणु हैं, जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, ये एक ही तरह के अणु हुए अणुपिंड। लेकिन बहुत सारे अणु मिलकर अणुपिंड बनाते हैं। तो वही धरती है, ये जो हमारी पृथ्वी है, उसी को हम, ये सारे अणुपिंड, अगर कोई सन है तो वो भी अणुपिंड है ना। और क्या, मून, सन, प्लैनेट जितने भी हैं, ये जितने भी आप हेवनली बॉडीज जिसका नाम देखते हैं, ये सब क्या है, नथिंग बट मॉलिक्यूलर बॉडीज। सिंपल, पूरी प्रकृति क्या है, अणुपिंड, सब के सब। तो इनको बोलेंगे हम ग्रह, गोल, नक्षत्र, ये सारे, यानी धरती, प्लैनेट, सन, जो भी बोले, नक्षत्र मतलब सन्स, है ना, तारे, ये सब क्या है, अणुपिंड है, मॉलिक्यूलर बॉडी। और सब किससे बने हुए हैं, अनेक प्रकार के अणुओं से बने हुए हैं। और अणु केवल 114 या 18 तरह के परमाणुओं से ही बने हुए हैं। यही सब मिलके ये सब चीज़ें बनती हैं। यहाँ तक क्लियर है, हाँ जी। ये सब जड़ी हैं। नक्षत्र मतलब तारे, स्टार्स। भाई तारे जो दिख रहे हैं ये जड़ हैं सब, हाँ सब जड़ है, जड़ है, हाँ बिल्कुल। अब और क्रिया होती है। अणु ही पानी है,
जिसको हम नमी बोलते हैं, है ना। और अणु जब मिलते हैं तो टेम्परेचर जनरेट होता है, बहुत सारी क्रियाएं बनती है ना, तो उससे ताप और नमी, ताप और नमी होती है जब केमिकल रिएक्शन होती है। तो अणु बनते हैं तो केमिकल रिएक्शन की तरफ जाते हैं तो पानी बन जाता है, ताप भी जनरेट होता है। यही मिलके, है ना, किसको जन्म देते हैं? एक छोटी सी सेल, है ना, रस बोल सकते हैं जिसको, डीएनए वो सब बोले, लेकिन बाद में अब फाइनली क्या बनता है? कोई कोशिका बन जाती है। कोशिका ही, बहुत सारी कोशिका मिलाकर पेड़ पौधे बनते हैं। हाँ जी भैया, सेल, जैसे बेटा सबसे छोटी सेल को अगर देखोगे आप, बारिश के दिनों में जब थोड़ी नमी ज़्यादा हो जाती है, किसी तालाब के किनारे छोटी छोटी काई आ जाती है ना अपने आप, तो वो सेल बन गई अपने आप। कैसे बन गई? कहाँ से आ गई? नमी और ताप की वजह से जो मिट्टी और वहाँ बहुत सारा चीज़ें बनी होती है, वो सारा मिलके सेल बन गई। तो काई जिसको हम बोलते हैं, किस एक निश्चित ताप में ही बनती है वो, है ना, अब नहीं बनेगी। जब बारिश वगैरह होती है और एक ह्यूमिडिटी होती है, उसी में ही वो बनती है। और वही विकसित होकर आप देखोगे किसी किसी तालाब में तो जलकुंभी बन जाती है इतनी सारी बारिश के दिनों में, जो बाद में ख़त्म हो जाती है अपने आप। और अपने आप बारिश में बहुत सारे उड़ने वाले कीड़े बन जाते हैं। कहाँ से आ गए? उसी वनस्पतियों से पत्ते झड़ते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें अभी भी होती रहती हैं, परंतु ओवर द टाइम जो हुआ है, धीरे धीरे इन्हीं में जो विकास होता है, तो ये पेड़ पौधे बनते हैं। और यही मिलकर जीव शरीर बनता है। क्या बनता है? और यही विकसित होकर मानव शरीर, अभी मैं यहाँ शरीर लिख रहा हूँ, तो ये भौतिक क्रिया है सारा का सारा, और ये रासायनिक क्रिया, ये क्या है? पदार्थ अवस्था है, और ये सारा प्राण अवस्था है। कोशिका भी, पेड़ पौधे भी, हमारा जीवों का, पशु पक्षियों का शरीर भी, और हमारा शरीर भी। जड़ से निकल गया है। जड़ किसको कह रहे हैं? जड़ पर देखो, इनको जड़ कहते हैं जिनमें चैतन्य क्रिया नहीं होती, जड़ कर। हाँ हाँ जी, हाँ, अभी ये कोशिका बन गई तो वो भी जड़ी चल रहा है, अभी जड़ी है सब। चैतन्य कैसे हो गया? ये एक हाँ, क्या बोल रहे हैं? दीदी को ही पूछने दो ना, दीदी को दो। नहीं आप दीदी पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे आराम से पूछिए। जैसे ये आपने जड़ की सब चीजें आप बता रहे हैं ना, हाँ। तो अणु, ये नमी और अणु भी जड़ है। हाँ, और इनसे नमी ताप हो रहा है ना? नहीं, अणुओं की जो रिएक्शन होती है ना दीदी, हाँ, जैसे आप कपूर डालते हो जी, और वो उड़ जाता है और आपको कैसी ठंडी फीलिंग आती है, ऐसे ये जो बच्चे साइंस में पढ़ते रहते हैं, बहुत सारी केमिकल जब मिलते हैं और अणु बनते हैं तो हीट छोड़ देते हैं अपने आप, उनके रिएक्शन से हीट बनती है। हाँ, हीट बनती है। जलाने से ही नहीं बनती है, जी। अपने आप वो रिएक्शन से हीट पैदा हो जाती है। ये बच्चे सब केमिस्ट्री में तो इनसे कोशिका बनी होगी, इससे नमी सब और मिलके हैं, बहुत सारी चीजें अणु मिले ना, अणु मिल रहे हैं। अच्छा, मतलब नमी आ गई, पानी बन गया, ताप आ गया, और अणु तो है ही, जी, तो कोशिका बन गई। तो मैं उदाहरण दे रहा था, जैसे बारिश में आप तालाब के किनारे या कई बार नल के नीचे पत्थर पे ही काई आ जाती है, हाँ, आती है। तो कहाँ से आ गई? पानी में भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते अच्छा, हैं। तो उसमें ही प्राण आ जाते होंगे फिर? प्राण मतलब सांस, हाँ, वो समझ गई, आ जाता है। अच्छा, बहुत बड़ी, हाँ, बहुत बड़ी घटना। हाँ, जब भी पेड़ पौधे तो वो जीव ही रहते हैं ना। नहीं, सही तो है, पेड़ पौधे जीव है। पेड़ प्रकृति के साथ ऑपरेशन होता नहीं है, वो ऑपरेशन दिखता ही नहीं है, समझता ही नहीं है, मतलब होता है, रिएक्शन होता है, ध्यान देने से दिखता है। जैसे मीठा पड़ा गुड़ और चींटी आ गई, हाँ, तो क्या रिएक्शन हुआ? अणु परमाणु नमी ताप कुछ हुआ या ऑटोमेटिक उड़ के आ गई? नहीं, नमी ताप हुआ मतलब, तो नमी ताप के साथ में बोल रहा हूँ मैं, नमी ताप तो बनी है ना, पानी मेरा आ सवाल गया। ये है कि जैसे कोई मीठा पड़ा है और ऑटोमेटिक चींटी आ जाती है, हाँ, कहाँ से आती तो कहाँ से आती है? ये तो बहुत सिंपल है, बता देंगे बेटा कैसे आ जाती है। कहीं पे गुड़ पड़ा है, वहाँ पे चींटी कैसे आ जाती है? जीव कहाँ से आया?
हाँ जरा माइक लगा के भैया को बताओ। ये तो विज्ञान में पढ़ाते रहते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल 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 बताइए बेटा। वो सेंस करती है उसके उनमें गंध की बहुत तीव्र क्षमता होती है। किसकी? सेंस की, सूंघने की। चींटी में, चींटी में। जो चींटी तो वो पूरे लगभग 1000 स्क्वायर फीट में है ही नहीं है। 500 एक होल है 200 स्क्वायर फीट का। वहाँ पे कोई चींटी नाम की चीज ही नहीं है। ऐसा नहीं, चींटियां तो हमारे आसपास रही होते हैं सभी। नहीं 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 ऐसा होता ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, जैसे मैं किचन में, मैं डेली मेरा अनुभव है जैसे कि चींटियां का रिएक्शन कैसे है कि जैसे मीठा पड़ा है। हाँ। मैं अभी गुड़ का डब्बा है, मैं डेली वो काढ़ा पीता हूँ तो उसमें आती नहीं है। हाँ। और अपन जैसे बाहर छोड़ के गए और वहाँ पे ऑटोमेटिक आ गए, ऐसे कोई किचन में तो नहीं था। वहाँ पे आपने क्या बंद कर दिया? उसका ढक्कन बंद कर दिया। तो उसकी जो गंध है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं गुड़ के, वो हवा में मिक्स नहीं होते और वो जहाँ चींटी की नाक तक नहीं पहुँचते, सेंसिस तक। नाक मतलब उसको आपका कहना पहले है? पूरी बात सुन लो। वो बंद कर रखा है। जैसे ही आपने बाहर डाला वो हवा में गंध जाती है और चींटी के पास जैसे बाज में देखने की बहुत क्षमता है, चींटी में सूंघने की बहुत तीव्र क्षमता है, मानव से कहीं कई गुना ज़्यादा। आप कहना चाहते हैं वो एग्जिस्टिंग वातावरण में थी और वो सूंघ के आ गई। बिल्कुल। तो वो तो मतलब एक बल्क में आ जाती है। हाँ हाँ बल्क में ही आती हैं। जब आती हैं तो नहीं नहीं, मेरे को जितना ये गुड़ हो गया उतना आ जाती है। क्या दिक्कत है? ये प्रमाणिकता नहीं जैसे हुई। मेरे किचन में मेरे घर में बहुत चींटियां हैं, तो मैंने उनको देखा है। उनके छोटे छोटे घर होते हैं, छेद होती है वो, और फिर एक चींटी ने जैसे महसूस कर लिया तो वो सब फिर एक बार ग्रुप वापस सबको इन्फॉर्म करती रहती है और फिर वो धीरे धीरे सारी लाइन बना के इकट्ठी हो जाती मैं है। मतलब शायद हो सकता है अज्ञानता से असहमत हूँ, पर इसमें ये हो सकता है कि जो ये नमी और ताप, जैसे मेरी माता जी कहती है कि तू गीला हाथ लगा दिया इसलिए आ गई, वरना नहीं आती वो। ऐसा किसी डब्बे पे अपन गीले हाथ लग जाते हैं, वो मेरे को प्रमाणिकता हुई कि मम्मी ने सही कहा, परंतु वो उसका जन्म कैसे हुआ ये अभी सस्पेंस है और मैं इसको नहीं मान सकता कि ये उड़ के आ गई कहीं चलो से। आप जन्म की बात करो, मैं आपको और उदाहरण देता हूँ। आपने गेहूँ रखा, गेहूँ का पिसा हुआ आटा हाँ। किचन में, 3-4 महीने हो गए, बारिश हो गई और उसमें छोटे छोटे कीड़े अपने आप आ जाते हैं। कहाँ से आ गए? कहाँ से आया? वही मैं बता रहा हूँ। हाँ। सुनो ध्यान से। आटे में सफ़ेदी कीड़े आते हैं, उड़द की दाल में काले कीड़े आते हैं जी। और तूड़ की दाल में पीले आते हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ, वो जो चीज़ें आटा है वही मिलके नमी की और ताप में एक वातावरण में वही कीड़ा बन जाता है। यही तो लिखा है यहाँ पे। तालियां। कमलेश भाई कभी कभी किचन में भी काम कर लेना चाहिए, सब तो दर्शन वही होने लगता है। किचन में करता हूँ ना सर, तभी तो मैं सवाल कर रहा हूँ। सही बात है भाई ये जो आपने ऑपरेशन बताया ना वो हाँ, सूक्ष्म ऑपरेशन है। सूक्ष्म ऑपरेशन और है। ये प्रकृति क्यों कर रही, कैसे कर रही, तो और जैसे क्यों हम आगे इस जीव में, वही ये मैं बता suspense अभी। ये सस्पेंस नहीं है, इसका राज हम 7वें दिन खोलेंगे। अच्छा हाँ। अभी और हम क्या है, आपको धीरे धीरे आपका सस्पेंस बढ़ा रहे हैं और एक दिन इसलिए तो बारिश में आया मैं अभी। किचन में भी हम क्या कर रहे हैं, जिज्ञासा को, आपकी जिज्ञासा को धीरे धीरे आग लगा रहे हैं नीचे से। आग लगा रहा है। वैसे रिजल्ट अच्छा आ रहा है, मैं रिजल्ट संतुष्ट अच्छा हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। खुश है ना? बिल्कुल। हाँ देखिए। वो बहुत अच्छा आपने वो धर्म की डेफिनेशन बताई। बिल्कुल। और उससे कोई इफ एंड बट कोई सवाल सारे खत्म होते हैं। बिल्कुल। किचन मतलब न अच्छा लगता है वो कोई सस्पेंस रहेगा, पर इसमें क्या है कि सब मिलेगा, नहीं सब। थोड़ा और गहराई से जाए ना तो इसका कोई वैज्ञानिक परीक्षण से वो अपन दूरबीन से देखते हैं ना, किसी छोटे जानवर को पहले साइंस में ऐसे पढ़ते, तो इसका ऑपरेशन करते हुए किसी ने देखा क्या ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल देखा। एक्चुअली बच्चों को विज्ञान में, बायोलॉजी में पढ़ाते ही रहते हैं। क्लास 4th में भी लिखा हुआ है और ये अच्छा। बिल्कुल मतलब जिन्होंने विज्ञान पढ़ी है तो बिल्कुल सिंपल वो चीज़ क्या है, उस टाइम पढ़ते हैं। नमस्कार। हाँ जी, वापस आ जाते हैं। अब क्या होता है देखिए, इधर ये भाई साहब हैं चैतन्य। कौन से हैं ये भाई साहब? चैतन्य जीवन। सुरेंद्र पाल जी। नहीं आप भी हैं, कमलेश भाई भी हैं। ये जितने भी बैठे हुए हैं ये सब जिनके नाम हैं ये जीवन के ही नाम हैं। तो कमलेश भाई, इंदू दीदी, कंवर भाई, कमलेश भाई दूसरे, और भी जितने भी भाई बहन हैं, क्या हैं ये सब? जीवन। और जिनके नाम नहीं है वो भी हैं। इसी को जीवन को ही चैतन्य कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जीवन को ही। अब ये जो आता है ये इसमें जुड़ जाता है, प्लस जीवन, और या फिर इसमें जुड़ जाता है।
हो गया? या तो इस शरीर को चलाता है या इस शरीर को चलाता है। कौन सा जीवन? ये जीवन जो चैतन्य इकाई है। क्या गलत बात चैतन्य का कोई अलग से ऑपरेशन थोड़ा हुआ है क्या? है? वो आप जैसे चैतन्य कोई अलग आइडेंटिटी थोड़ी है क्या वो? अब वही जीवन जिसको हम कह रहे हैं उसका चैतन्य नाम दूसरा दे रहे हैं। अभी जीवन जीवन इतने दिन तो बताया हमने। हाँ, तो वही तो लिख दिया जीवन, ये चैतन्य है और जो जीवन के अलावा है वो सब जड़ है। अच्छा, वो मानव शरीर में आया। हाँ, यूं। वही तो बताया था जब वो मेरा ये पूछना था, जैसे आपने जड़ को आइडेंटिटी किया ना, उस तरह चेतन की कोई आइडेंटिटी अलग से थोड़ी है क्या? है ना, वही तो जीवन परमाणु ही है वो। ये जो जीवन अभी बताया इतने दिन, हाँ। कि शरीर अलग है, जीवन अलग है, वो सरसों के दाने का लाख टुकड़े करोगे, हाँ। तो वो भी एटम की तरह ही है, एटम ही है। अच्छा, वो जीवन है। तो जब वो जीव शरीर को चलाता है तो उसी को जीव अवस्था कह रहे हैं। बराबर बराबर ज्ञान अवस्था। बस इतनी बात है। हाँ जी, अब बताइए। हाँ जी हेमेंद्र भाई। पेड़ पौधे में जीवन होता है नहीं होता? अब ये सवाल मैं पूछने वाला था, आप मुझसे पूछ रहे हो। अब मैं पूछूंगा। मैंने बोला था अगर आपने ये चार्ट इधर रखा हुआ है, ये चार्ट इधर है, दोनों ओपन बुक क्वेश्चन है। अब सवाल मैं करूंगा। मैंने सारी बात बता दी है। मैंने पहले ही बोला था ना कि क्विज होगा। तो बताइए, क्या पेड़ पौधों में जीवन होता है? कितने लोगों को लगता है होता है? और कितने लोगों को लगता है नहीं होता है? और कितने लोगों को पता है कि हमको पता ही नहीं है? तो देखो सामने ही लिखा हुआ है। मैं आपसे एक सवाल अब पूछूंगा पहले, फिर इसका जवाब दूंगा, है ना? कमलेश भाई के लिए वो जरूरी है सवाल। पहला क्वेश्चन, अभी एकदम जवाब नहीं देंगे, पहले मैं लिख दूंगा। जिनको पहले से पता है वो हाथ खड़ा करें, है ना प्रतीक भाई? नहीं होता। क्या लिखा है? प्राण, जिंदगी, जीवन, जीव। ये चारों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? किस किस को कौन बता सकता है कि अलग अलग है? एक तो दीदी को पता है, इंद्र भाई को पता है, कुलदीप भाई को पता है। चारों में क्या फर्क है? धीरे धीरे। तो पहले इंद्र भाई से पूछते हैं, प्राण, जिंदगी, जीवन, जीव, क्या फर्क है? माइक। कोशिकाओं से जो बनी हुई है वो प्राण अवस्था। बहुत बढ़िया। पेड़ पौधे आ गए उसमें। और दूसरा नाम जिंदगी। जिंदगी जिंदगी जीवन से और शरीर से मिलके बनी वो जिंदगी। अच्छा, ओके। जिसमें दोनों आगे जीव अवस्था, दोनों आगे जानवर प्लस जीवन भी आ गया और मानव शरीर प्लस जीवन भी आ गया। तो ज्ञान अवस्था भी आ गई और जीव अवस्था भी आ गई जिंदगी में। और तीसरा जीवन ज्ञान अवस्था में जीवन ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तो वो मतलब उसमें चला जाता है। और चौथा जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था दोनों। बढ़िया एफर्ट किया, लेकिन बहुत सटीक, अभी और समझने की जरूरत है। बढ़िया। दीदी को दिया जाए। कौन बता सकते हैं चारों शब्दों का क्या डिफरेंस? कोशिश करती हूँ। हाँ जी बिल्कुल, बढ़िया। प्राण अवस्था मतलब जिनमें हलचल है, जो कोशिकाएं हैं जिनमें नमी और ताप के कारण जो जिनमें हलचल है। वैसे तो पदार्थों में भी होती रहती है, लेकिन मूवमेंट जिसे कह रहे हैं, तो जिस नहीं नहीं, अगर हाँ अभी क्लियर नहीं हो रहा है। देखिए, प्राण, जिंदगी, जीवन, जीव। कमलेश भाई बताइए। हाँ बताइए। कोशिश प्रतीक भाई देंगे। पहुंच गया, कोई बात नहीं। जीव की डेफिनेशन जैसे जो मतलब अपन वो वंशवाद में जो जानवर जीते हैं ना, उसको अपन जीव बोल सकते हैं, राइट? ओके। नहीं, आप बताएं। हाँ, आप सुनते थे। हाँ, बिल्कुल। और जीवन
मतलब जो आप उसको बोलते हैं चैतन्य को जीवन, वो डेफिनेशन हो सकती है। और जिंदगी, जी और जीवन के साथ जीना जिंदगी। प्राण तो जिसके अंदर पेड़ों में भी प्राण है, जीव में भी है, और मानव और जीवन के साथ भी प्राण है, तो प्राण सभी में होंगे, ये ऐसी मेरी धारणा है। काफ़ी क्लोज आ गए, है ना, काफ़ी क्लोज आ गए। प्रदीप भाई। प्राण जो सांस लेता हो। बहुत बढ़िया, क्या बात है, प्राण जो सांस लेता हो वो प्राण, ब्यूटीफुल। जिंदगी वो पशु जिनमें जीवन नहीं है। है जी। जिंदगी वो पशु जिनमें जीवन नहीं है, सिर्फ जीने की आशा है। चलिए, पहले वाला बहुत बढ़िया बताया आपने, प्राण जिसमें जो सांस लेता हो। जीवन मानव शरीर प्लस जीवन, शरीर प्लस- और जीव पशु। हाँ, पशु, ये ठीक हो बोला, पशु पक्षी। पशु पक्षी 2 आउट ऑफ 4, इनका 3.5 आउट ऑफ 4 3 आउट ऑफ 4। आपने नहीं, आपने आगे नहीं बताया तो आपने कहा क्वेश्चन पेपर छीन लिया गया भाई साहब ने आगे बोलने ही नहीं दिया। कोई बात नहीं। हाँ जी, और कौन काफ़ी क्लोज पहुंच गए? हाँ, ये प्रार्थना बेटा पता नहीं, आपको तो आता ही होगा इसलिए आपसे नहीं पूछेंगे प्रार्थना बेटा अटेम्प्ट कर रही है, चलिए देखते हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर दे पाते हैं क्या। चारों का बताएं। शरीर और जीवन के साथ जो हम जी रहे हैं उसे जिंदगी कहते हैं। बढ़िया। और बाकी? जीवन तो जो हम खुद हैं। बहुत बढ़िया। और जीव जो तब जानवर और ये सब हैं वो हैं, और प्राण जो उन्होंने बताया अभी। क्या बताया उन्होंने? कि वो सांस लेना। 4 आउट ऑफ 4 क्लियर हो गया। देखिए क्या हुआ, ये जीवन तो जीने का नाम जिंदगी है, जीवन को जीने का नाम। हाँ, जो हम जीते हैं, देखिए मैं बताता हूँ क्या है, अब क्लियर कर लेते हैं। इन्होंने जो बोला प्राण, जो प्रदीप भाई ने बहुत बढ़िया से बताया, जो भी श्वसन लेता है, श्वसन जिसमें श्वसन की क्रिया होती है उसको प्राण बोल रहे हैं। प्राण मतलब श्वसन, तो प्राण अवस्था मतलब ये सांस लेती है, ये भी शरीर सांस ले, ये सारा प्राण ही है। कोशिकाएं, पेड़ पौधे, जीव शरीर, मानव शरीर, ये सब क्या है? प्राण। प्राण, श्वसन मतलब प्राण। जिंदगी जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी भी मानव की जो घटनाएं घटती हैं उसको मानव की जिंदगी बोल रहे हैं। कि क्या जिंदगी जिया मतलब कहाँ पैदा हुआ, क्या क्या किया, ये उसकी जिंदगी। जीवन मतलब चैतन्य इकाई, मानव को, शरीर को जो चलाता है, जो चैतन्य इकाई है, वो परमाणु की तरह जो छोटा सा है, उसको जीवन बोल रहे हैं, अलग अलग केवल। और जीव, वो जीवन जब पशु जीव शरीर को चलाता है वो जीव अवस्था वाला जीव है। बिल्कुल क्लियर है। इसी तरह से ये 4 शब्द हैं। तो अब बताएं, क्या पेड़ पौधों में जीवन होता है? ये जीवन क्लियर? पेड़ पौधों में जीवन नहीं होता है, प्राण होता है। क्योंकि कन्फ्यूजन होता है और उनमें पहचानना, निर्वाह करना भी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि उनमें जीवन होता है, आराम से काट पीट सकते हैं, खा सकते हैं पालक को, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्राण अवस्था है, चेतना नहीं होती है। बिल्कुल, चेतना मतलब चैतन्यता, चैतन्य इकाई वो नहीं होता है। अब दूसरा सवाल, क्या मच्छरों में जीवन होता है? हाथ खड़ा करें। हैं? हैं? नहीं, वो लिखा भी हुआ है ना, तो आज उसको क्लियर करेंगे। मच्छर यहाँ लिखा हुआ है, किसका सवाल है? मच्छर का पूछा था भाई साहब ने, हेमेंद्र भाई ने। क्या जीवन? नहीं, किन्होंने पूछा? हाँ, ये रहे ना, जुगल किशोर भाई, आपने पूछा था, किसी ने तो पूछा था, चले गए क्या? नरेंद्र भाई ने पूछा था। कहाँ है नरेंद्र भाई? सही बोला। अरे यार, पूछ के हाथ नहीं खड़ा कर रहे हो। आपने पूछा था क्या जीवन विद्या के हिसाब से मच्छरों को मारा जा सकता है? मैं ढूंढ रहा हूँ आपको, कहाँ है, किधर है, छुप के बैठे धन्यवाद बेटा, आपने ध्यान दिलाया ना। मैं सोच तो रहा था कि यहाँ बैठे थे, वहाँ पे तो जुगल किशोर भाई बैठे हैं। हाँ, अब बताइए, क्या मच्छरों में जीवन होता है? कितने लोगों को लगता है नहीं होता है? इधर वाले तो सारे नहीं होता है, सारे ही हैं। किनको लगता है मच्छरों में जीवन होता है? एक ही बचे, और नरेंद्र भाई अब हाथ नहीं उठा रहे हैं, अब नहीं पूछेंगे। जो जीवन में जिसमें 10 क्रियाएं हो सकती हैं, वो जीवन मच्छर को नहीं चलाता है। उसमें भी प्राण होता है,
वो भी प्राण, बस उसमें थोड़ा सा ब्रेन डेवलप हो जाता है। तो पेड़ पौधों से थोड़े आगे की चीज़ है और कुछ नहीं है। तो उसको मारना चाहें तो मार सकते हैं, कोई हत्या नहीं है। जैसे आपने पालक काटा, अगर पालक को काट लेते हो, मूली खा लेते हो, तो मच्छर भी मार सकते हो, वैसा ही है। खाते क्या है उसको मैं बाद में बताऊंगा, है जी। हिंसा उसको कहते हैं जब जो जीवन शरीर को चला रहा है उसके शरीर को बलपूर्वक मार देना। भैया अब वो तो कंफ्यूजन है ना भाई, हमने प्राण को अगर जीवन मान लिया तो फिर तो कड़पड़ है। भैया नहीं, विरोधाभास नहीं बताएंगे अभी। हाँ जी। जब मच्छर अपन को मार सकते हैं तो अपन भी उसको मार अरे सकते हैं। पेड़ पौधा अपन को मार सकता है क्या? नहीं मार सकता। आप जबरदस्ती खाएंगे, मच्छर मलेरिया कर सकता है ना, डेंगू फैला सकता है, तो आप उससे बच सकते हैं, मार सकते हैं। उसमें जीवन, जिसको 10 क्रियाएं होती हैं, चैतन्यता होती है, जीने की आशा उसमें नहीं होती है। अच्छा, एक बड़ी बात है जी, पेड़ पौधे को जितना जीने का हक है आप उनका फल खा सकते हो ना, पेड़ की दातुन तोड़ सकते हो ना, पेड़ पौधों का यूज करते हो कि नहीं? तो ऐसे ही है। तो देखिए मैं एक तरीका बताता हूँ, किसमें जीवन होता है किसमें नहीं होता है, उसका एक बहुत सिंपल तरीका है। पुराने शिविर करने वालों में से कौन बता सकता है? प्रतीक भाई बता देंगे, बताओ बेटा, है ना, क्लियर हो जाएगा अभी। बिल्कुल भैया, इसमें ऐसा है कि जीवन उसी शरीर को चलाता है, क्योंकि हमने समझा कि जीवन शरीर को मस्तिष्क के थ्रू चलाता है। तो जिस शरीर के अंदर ब्रेन फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है उसी शरीर को जीवन चला सकता है, बाकी जीवन शरीर को नहीं चला सकता। हाँ, देखिए जीवन किस शरीर को चलाता है, इन्होंने एक बात बताया, पर बेटा और भी बताया होगा। एक तो फुल्ली डेवलप्ड ना भी हो, डेवलप्ड होना चाहिए। एक होता है डेवलप्ड, एक होता है फुल्ली डेवलप्ड। विकसित मेधस जो हम बोलते हैं, पूर्ण विकसित तो मानव का ही है। हाँ। तो विकसित होता है, उसको चलाता है। दूसरा 3 क्राइटेरिया है ये पहचानने का कि जीवन किस शरीर को चला सकता है। नंबर 1, डेवलप्ड ब्रेन, क्योंकि उसको ब्रेन एक उसका टूल है चलाने का। अगर ब्रेन ठीक नहीं है तो नहीं चला सकता। जैसे एक ड्राइवर कौन सी गाड़ी को चला सकता है जिसमें क्लच गियर बढ़िया हो, अब क्लच ही टूटा हुआ है, चला लेगा क्या? नहीं चलाएगा, है ना। उसी तरह जीवन को डेवलप्ड ब्रेन चाहिए। दूसरा, डेवलप्ड ब्रेन उसी शरीर में होता है जो सप्त धातु से बना होता है। कौन सी 7 धातु हैं? कौन आयुर्वेद को जानते हैं? पता है बेटा? बता दो तो, जितनी पता है उतनी बताओ, बाकी कोई और पूरा करेंगे, हमको क्या सभा है ना। भैया हैं जुगल किशोर भाई, बता देंगे। रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, त्वचा, स्नायु। भैया बताएंगे। चर्बी बता दिया। ये 7 धातु होंगी उसी शरीर को। तो मच्छर में रक्त भी नहीं होता है, रक्त तो होता है वो आपका पिया होता है, उसका नहीं होता है वो तो आपका पिया होता है ना। बिल्कुल, अगर जो भूखा मच्छर देखेंगे ना तो बस काला काला सा हो जाता है। वो बेचारा पहली बार पीने आया था, आपने उसी में निपटा दिया। अगर थोड़ी देर पीने देते उसका पेट लाल लाल होता है और तब दबाते तो, हाँ, तो सप्त धातु होते हैं। जीवन उस शरीर को चलाता है, तो मच्छर को नहीं चलाता है। अच्छा बताइए, अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें, अब आप इसको शोध करते रह सकते हैं, है ना। जैसे बहुत सारे हैं, अब बकरा है, गोट, गाय। तीसरा कारण, तो पहला क्या हुआ? डेवलप्ड ब्रेन, नॉट नेसेसरली फुल्ली, मानव का ही फुल्ली डेवलप्ड होता है, तो बहुत सारे जानवरों का डेवलप्ड होता है। दूसरा, सप्त धातु से बना हुआ शरीर। तीसरा, जहाँ पे जीवन होता है जिस पशु पक्षी में, वो मानव का संकेत ग्रहण कर लेता है, उसको ट्रेन किया जा सकता है। ये सबसे बड़ा लक्षण है। क्या आप उसको ट्रेन कर सकते हो, अपने हिसाब से पाल सकते हो। पालना ना भी हो तो ट्रेन कर सकते हो, वो आपके संकेत को समझेगा। जैसे गाय है, गाय को आप पाल लेते हो, उसको समझ लेती है, आप आवाज़ दोगे उस पर भी वो पहचान लेती है। कई लोग गाय का नाम रख देते हैं ना, रानी, कृष्णा, है ना, कृष्णा बोलो, एकदम वही रेंगती है और उसी का बच्चा आता है तो वो पहचानती है ना। इसको उसमें मानने की क्रिया होती है, इसलिए मैंने अभी ये मिटाया नहीं है। जहाँ पे जीवन होता है वो मानने की क्रिया होती है, नहीं तो पहचानना निर्वाह तो सब कोई करता है। पदार्थ भी करता है, प्राण भी करता है, मच्छर भी करता है, पेड़ पौधे भी करते हैं, वो तो पत्थर सभी करते हैं, अणु परमाणु। किसमें?
गाय में, शेर में, हाथी में, इनको आप ट्रेन कर सकते हो, नचा सकते हो, क्रिकेट खिलाना सिखा सकते हो, है ना, बहुत कुछ ये करते ही रहते लोग। तो जहाँ पे जीवन होता है वो ह्यूमन बीइंग जो मानव है उसको, अब आप मच्छर को ट्रेन कर सकते हो क्या कि आपने मच्छर पाल ली और ट्रेन कर दिया कि देखो जब कमलेश भाई आए ना घर पे और हमने छोड़ दिया कि इन्हीं को काटना, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होता है वो। नहीं, मैं मारना नहीं कह रहे, आप मच्छर को ख़त्म कर रहे हो। आप बहुत सारे, सरकार भी प्रोग्राम बनाती है, डीडीटी छिड़कती थी जहाँ मलेरिया ज़्यादा होता था, उसका प्रयोजन है वो खेतों में वहाँ है जहाँ पे उसका मेंढक मच्छर रहता है। आपके घर में आ गया, वो आपकी गलती से कचरा है इसलिए आ गया है, वो कचरे से ही पैदा होता है। इसलिए क्या कहते हैं सरकारें, भैया कूलर में पानी मत छोड़ो, तो पैदा भी वैसे ही होता है वो नमी वमी से, अगर गर्मी ख़त्म हो जाता है ना। तो उसका प्रयोजन इतना ही है कि अगर मक्खी वो है छिपकली वगैरह, उनका खाना है वो, इतनी बात है बस। मेंढक का, छिपकली का, वो खाते रहते हैं जहाँ होते हैं, वहाँ पैदा होते हैं, वहाँ ये खाते रहते हैं। तो वो प्रकृति के एवोल्यूशन का भाग है पेड़ पौधों की तरह, परंतु उसमें जीवन नहीं होता है। तितलियों में नहीं होता, आप ट्रेन नहीं कर सकते बेटा। मधुमक्खी में नहीं होता। हाँ, मैं वही पूछने वाली थी आप, मैंने बता दिया। अब जांचना मत, मधुमक्खी को जांचना मत, तो काट लेगी। पाल तो सकते हैं ना मधुमक्खी? पाल सकते हो। तो जीवन पालना मतलब आप उसके लिए रहने की जगह बनाते हो। पाल तो आप मच्छर भी सकते हो, पालना अगर कह रहे हो तो ट्रेन नहीं कर सकते। पालना मतलब आप कचरा रख दो घर में, कुछ दिनों में मच्छर आ जाएंगे। कुछ जो चार पैरों के जानवर है उसमें जीवन है। हाँ हाँ बिल्कुल, जहाँ पे आप मानव के साथ संकेत ग्रहण कर सकता है। 3 कंडीशन। नमस्कार, हाँ जी कमलेश भाई। मुर्गे में होता है ना, आप उसकी लड़ाई करा सकते हो, ट्रेन करा देते हो। हाँ, मछली पूछ रही है दीदी। नमस्कार, हाँ जी सुने। छोटी मछलियों में नहीं होता है, डॉल्फिन, व्हेल, इनमें होता है, पर वो जो छोटी छोटी हैं उनमें नहीं होता। उनको ट्रेन नहीं कर सकते। व्हेल को, डॉल्फिन को ट्रेन कर सकते हो। हाँ, तो जहाँ ट्रेन किया जा सकता है जो मानव के साथ, वो पहचानना निर्भर है। इसीलिए मैंने ये मिटाया नहीं है। बेसिक इंटेलिजेंस तो एटम में भी है, तो उसमें तो होगी, कोशिका में भी है। भैया जी, पर किसमें जीवन होता है, किसमें नहीं होता है, अब ये तो जानवरों की बात हो गई। उसको जानने से हमें क्या होगा? वही कंफ्यूजन होता है कि मच्छर को मारे कि नहीं मारे, तो अब आराम से मार सकते हो। फिर तो मुर्गे को नहीं मारना चाहिए। मुर्गे को नहीं मारना चाहिए। सर एग वगैरह खाते हैं जो? हाँ जी, एग। हाँ, अब मैं उसमें आता हूँ कि खाना क्या चाहिए। ये कह रहे हैं कि भाई एग को खाएं कि नहीं खाएं। नंबर 1 डेवलप्ड ब्रेन, नंबर 2 सप्त धातु से बना हुआ शरीर, जिसमें त्वचा, मांस, मज्जा, रक्त, हड्डी, चर्बी, स्नायु, ये सब होता है ना। ये सब आयुर्वेद में गूगल में ढूंढ लेना। साथ तीसरा, मानव के संकेतों को ले सकता है, आप उसको ट्रेन कर सकते हैं। ये 3 कंडीशन बनती है तो वहाँ पे जीवन होता है। जीवन 2 प्रकार से होता है क्या? जो एक तो अवेयरनेस और बिना अवेयरनेस, मतलब जो मानव जाति, मानव जीवन में, मानव शरीर में जो जीवन है और जो दूसरे में आप जीवन बता रहे हो, तो उसकी क्वालिटी में डिफरेंस है या उसके होने के रूप में है। ये क्रिया, अभी उसकी जो जागृति का डिफरेंस है, क्वालिटी का, स्ट्रक्चर एक जैसा है दोनों का। स्ट्रक्चर एक जैसा है, केवल क्वालिटी, अंडरस्टैंडिंग का फर्क है। नहीं तो दोनों को अपन जीवन कैसे कहेंगे? मतलब भाई जीवन है इसलिए कहेंगे। नहीं, कल्पनाशीलता अभी, हाँ वो ही है, कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता है तो जीवन है। नहीं ऐसा नहीं मैंने बोला। मानव में जो कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता है, तो मानव में आई कहाँ से? सुनो जीवन तो सही, अरे सुन लो यार। जो पशुओं में जीवन है उसकी कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता अभी विकसित नहीं हुई है, बहुत कम है। मानव में आती है तो विकसित हो जाती है, वो विकसित होकर ही आती है। ये जीवन की परिभाषा नहीं होती, परिभाषा तो एक ही होगी कि स्ट्रक्चर एक जैसा है। मतलब भाई जैसे ये बच्चा है ना, छोटा बच्चा है और एक बड़ा व्यक्ति है, तो दोनों का एक जैसा है क्या? उसका अंडरस्टैंडिंग होते होते एक बड़ा बना तो बहुत सारी चीजें सीख गया ना। तो जानवरों तक रहता है, वो केवल शरीर चलाना सीखता है। बात सुनो, केवल जीने की आशा होती है और मानना ही सीखता है, इतना ही हो सकता है।
जानने की क्रिया नहीं हो सकती, पर जीवन एक जैसा ही जब तक है। जानने की क्रिया नहीं हो उसको अपन चैतन्य नहीं कह सकते। अरे ऐसे में कह तो रहे हैं भैया, हम बता तो रहे हैं, आप जांचिएगा इसको। आप नहीं कह सकते ऐसा करो, हम कह रहे हैं। हाँ वही तो अपन दो जगह एक चीज कैसे कह सकते हैं, मतलब ये है। आप इसको मतलब अच्छा, आप गुण जैसे एक बात बताओ, कमलेश डार्ड है, आप किसी के पति हो कि नहीं हो? आपको कोई पापा बुलाता है कि नहीं बुलाता है? ठीक है। अब एक ही आदमी पति और पापा कैसे हो पर सकता मेरे है? चेतन में फर्क नहीं होगा। मैं किसी को मेरी आइडेंटिटी अलग हो सकती है, पर मैं जिस पत्नी का पति हूँ वो भी चैतन्य वही रहूंगा और मेरे बेटे का भी वही रहूंगा। उसमें चैतन्य में और जीवन में फर्क नहीं आएगा सर। शांत हो जाइए। अशांत नहीं हो मतलब। हाँ हाँ, उतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, माइक है आपके पास, बिना माइक के ही आवाज आ रही है। नहीं सर, मेरी व्यग्रता है हो सकती है, पर वो सवाल पे ट्राई टू अंडरस्टैंड करते। आप इसको जांचिए, मैं वही बात कह रहा हूँ, आप उसको समझ लीजिए। मैंने चार्ट बना के रखा है, सारे चार्ट बने हुए हैं। यही जो चैतन्य जीवन इकाई है, यही जीव शरीर में चलाती है, इसका डेवलपमेंट होता है। इसको आगे आप समझ सकते हो, इसकी पूरी यात्रा होती है, इसकी पूरी स्टडी है, उसको जीवन ज्ञान बोलते हैं। अभी मैं केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, समझ रहे हो ना? यही जीवन, ये प्रस्ताव है, आप इसको जांचिएगा और इसको जांचा जा सकता है। यही जीव शरीर को चलाता है, तो इसकी अलग क्वालिटी होती है। मानव शरीर को चलाता है, मानव में भी अलग क्वालिटी होती है। वही जीवन भ्रमित हो सकता है, वही जीवन समझदार हो सकता है, जीवन वही है। कल तक आप भ्रमित थे, आज आपको बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है, जीवन बदल गया क्या? जीवन की क्वालिटी बदली, उसकी अंडरस्टैंडिंग बदल गई। ये मानव शरीर में हो सकती है, परंतु जिसमें आप जिस जीव या पशु में आप जो कह रहे हो ना, उसके जीवन काल में ये परिवर्तन कमलेश में हो, वैसे किसी गाय में करके दिखा दो, वो उसकी धर्म ही नहीं है ना, तो उसको जीवन कैसे कहेंगे? ऐसा कैसे कहेंगे? मत कहो, कुछ और बोल दो। हाँ, ये बात कह सकते हैं। हाँ भाई, छेदीलाल नहीं, छेदीलाल की बजाय सुराख अली बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, एक्चुअल में नहीं, उसका जो धर्म है ना, धर्म की दशा अलग है। हम कोई ये नहीं जानना चाह रहे कि आपके कोई कमेंट्स में मैं अपनी कोई एविडेंस दे के बदलना चाह रहा हूँ, परीक्षण निरीक्षण वो करना चाह रहे हो। चलो इसको और जांचिए, मैं एक और उदाहरण दूंगा, उसके बाद आप जांचते रहिएगा। कमलेश भाई हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग कर ली, इंजीनियर बन गए, ठीक है, वो कमलेश भाई हैं। थोड़े दिन के बाद उनको लगा नहीं, मुझे इंजीनियरिंग करने का मन नहीं करता है, मैं तो MBA करके मैनेजर बनता हूँ। आप मैनेजर बन गए। कमलेश भाई बदल गए क्या? कमलेश भाई तो वही है ना। सुन लो पहले ध्यान से, वही जीवन जब इन शरीरों को चलाता है, उसको जीव कह रहे हैं, इतना ही कह रहे हैं, जीव अवस्था कह रहे हैं। जीवन वही है, वही मानव में भ्रमित है, वही आदमी है, वही मानव है, वही जीवन है। भ्रमित है तो भ्रमित बोल रहे हैं, ना समझ। अभी आपके सामने चार्ट रखा ही हुआ है, वही समझदार होता है, उसका स्ट्रक्चर नहीं बदलता है। बाकी आप जांचिए, मतलब इससे ज़्यादा और उदाहरण नहीं दिया जा सकता है ना, ठीक है ना? आप जांचिएगा इसको। वही कमलेश भाई डॉक्टर बन सकता है, मन नहीं किया कि डॉक्टर नहीं बनना, इंजीनियर बन सकता है। आदमी तो वही रहा ना, वही होता है, जीवन वही है। और वही जब जीव शरीर को चलाता है, जीव अवस्था में कहलाता है, उसकी एक निश्चित क्रिया होती है। पर जैसे ही वो मानव में आता है तो उसकी क्रियाएं बदल जाती हैं, क्वालिटी बदल जाती है। जब तक भ्रमित रहता है केवल 4.5 क्रिया होती हैं, वही जीवन है। बिल्कुल, हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ, वो सारा बताया ही हुआ है इसलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको जिस तरह से समझ में आ जाए, हमारा प्रयास रहेगा कि आप पूरी बात समझें। हाँ जी, और कोई? हाँ जी। इस बात को इस तरह भी कह सकते हैं कि जो जीव शरीर में जीवन है, उसकी अभी एलिजिबिलिटी नहीं बनी कि वो मानव शरीर उसको मिल सके। तो जैसे ही वो डेवलप होगा तो मानव शरीर लेने के लिए उसकी एलिजिबिलिटी बनेगी, तो मानव शरीर में आएगा। बिल्कुल। उसके बाद वो भ्रमित है या जागृत है, वो अलग बात है। वो फिर वो अपनी जर्नी पूरी करेगा भ्रमित से जागृति की। इसी के लिए देखिए, पूरा जो दर्शन है, क्या हुआ? पूरा जो दर्शन है उसमें कमलेश भाई, खासकर आपके लिए 3 ज्ञान की बात होती है। कौन सा ज्ञान? 3 ज्ञान, जिससे सभी कुछ, जो मैंने पहले दिन लिखा था, अस्तित्व का क्या प्रयोजन, अस्तित्व का क्या स्वरूप, उसी को मध्यस्थ दर्शन के रूप में कमलेश भाई, ठीक है ना, अस्तित्व दर्शन ज्ञान कहते हैं।
जब हम पूरा दर्शन को अध्ययन करते हैं तो हमको क्या समझ में आता है? पूरा अस्तित्व समझ में आता है। दूसरा ज्ञान होता है जीवन ज्ञान। क्या होता है? तो ये जो जीवन है ये क्या है, कैसा है, कैसे इसका विकास होता है, कैसे जो दीदी पूछ रही थी कितना है, कैसे जन्मता है, फिर क्या होता है, ये पूरा ज्ञान उसमें है। क्या बोलते हैं उसको? जीवन ज्ञान। और जो तीसरा सवाल था कि मानव का क्या प्रयोजन, मानव का क्या कार्यक्रम, उसको कहते हैं मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। जिनको ये तीनों चीज़ें पूरी तरह से समझनी हो, अभी मैंने इंट्रोडक्शन कर दिया है, ये तो इंट्रोडक्शन ही है, परिचय शिविर लिखा हुआ है। परिचय का मतलब ये डिटेलिंग हो, जितनी डिटेलिंग हो सकती है उतनी होगी। जिनको लगता है कि हमको तो ये पूरा समझना है आगे अध्ययन बिंदु, और उसके लिए अध्ययन हो गई है आपकी, और 14 किताबें उपलब्ध हैं। उसके बाद आपको कोई भी सवाल, मैं तो बता ही रहा हूँ, देखो मैं उसको ही ला रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ कि भाई एक सिस्टमेटिक तरीका है। जैसे हम पहले दिन ही सारे सवालों का मैंने लिख दिया ना, मच्छर में होता उस दिन नहीं बताया ना, आज क्लियर हो गया, अब मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, आपको अपने आप समझ में आ गया है ना। देखिए दीदी, मेरा काम इतना ही कि आपको ये समझ में आ जाए कि अध्ययन करना आवश्यक है। अब प्राइमरी क्लास पूरी, अब आपको एडमिशन सेकेंडरी में लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब आप क्लियर हो गए, आपका कक्षा में पास हो गए, आप सबको बहुत बहुत बधाई। 5वें दिन, अभी 2 दिन बाकी। अरे भैया, आप लोगों ने खूब बढ़िया से ध्यान दिया है, खूब बढ़िया से समझ रहे हैं। प्रार्थना बेटा। मेरा एक क्वेश्चन था पहले कि मतलब जो जानवरों में जो जीवन होता है वो अगर शरीर खत्म होने के बाद मानव में, मतलब मानव का जीवन ले सकता है? ले सकता है। उस समय आपने बोला था प्रकृति के इसमें बताएंगे। हाँ, तो ले सकता है। और मैंने ये भी बताया था कि अगर ये वाला जीवन जो मानव शरीर चला रहा है, जो कुत्ते का और वो उदाहरण हुआ था ना, वापस भी जा सकता है, ये भी संभावना है। मतलब है जी, है, लगता है, आप समझेंगे आगे तो लगता है। नहीं जाता ही है। बात बढ़िया गलत की नहीं है वो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये पूरा जीवन किस स्थिति में क्या करता है और अंतिम उसकी जागृति का क्या स्तर है, वो पूरा जीवन ज्ञान समझ में आता है। बिल्कुल ठीक है विजय भाई। अब केवल एक क्वेश्चन और रह गया है। हाँ जी नमस्कार। एक क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन और है। अच्छा, मतलब ये है कि मानव को तो पता चल जाता है मरते टाइम कि मतलब उसने क्या किया है क्या नहीं, तो क्या जानवर को भी पता चल जाता है? नहीं, उसको नहीं पता चल पाता। यही फर्क है, जीवन की क्वालिटी का फर्क है ना। अब एक और क्वेश्चन है जिसको हम एड्रेस कर लेते हैं कि खाना क्या चाहिए। भैया उससे पहले एक बार ये संस्कार का मतलब क्या है? संस्कार का मतलब है शिक्षा ही माने आप, शिक्षा से जो हम में स्वीकृतियां बनती हैं उसको संस्कार कहते हैं। समझने से हम में मान्यता की जगह, अभी तो मान्यता बोला ना, भ्रमित मान्यताएं भी हमने मानी हुई हैं, तो जब हम समझकर जिस चीज़ को स्वीकार करते हैं उसको संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? समझकर जब जिस नियम को स्वीकार कर लेते हैं वही संस्कार है। ठीक है सर, अगर भ्रमित मानवी मर गया, हाँ जी, तो कुछ निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं निकलेगा, तो पशु की तरह ही मरा। बिल्कुल, तो वो जा सकता है पशु में, पर जागृत अच्छा चलो इन्होंने बढ़िया बात बता दी। एक गारंटी मैं दे सकता हूँ। क्या गारंटी दे सकता हूँ? जो व्यक्ति जागृत होगा, जिसकी 10 क्रियाएं हो गई, वो कभी जानवर में नहीं जा सकता। बढ़िया, एक गारंटी। ठीक है दीदी, जो व्यक्ति में 10 क्रियाएं जागृत हो गई, 4.5 नहीं तो जा सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ। है जी, नहीं वो आगे अध्ययन में मिलेगा, इसलिए मैंने कहा आगे का सवाल है। अब सारे सवालों का जवाब यहाँ। हाँ जी, ये सर थोड़ा सा उसका कोई प्रमाण की जानवर में
नहीं जाएगा। चलो इसका एक मोटा सा उदाहरण देता हूँ जो आप बात कर रहे हो। देखिए, जो 10वीं बोर्ड में गया पास होगा वो किस में जाएगा? फेल हो गया तो अब जो 11वीं में चला गया क्या वो वापस 10वीं में आएगा? हाँ, तो वही सर्टिफिकेट आपका 10 क्रिया ही सर्टिफिकेट है, आप स्वयं उसका प्रमाण है ना? है आचरण ही प्रमाण है, आप स्वयं प्रमाण है, वही है, मानव ही प्रमाण है, वही है, बैक गेयर नहीं लगेगा जागृत व्यक्ति का। एक सवाल है जी, ये जो थॉट प्रोसेस है, जैसे जैसे थॉट प्रोसेस चेंज होता है तो आचरण भी बदलता है। बिल्कुल। और मैंने एक बुक में पढ़ा है कि जैसे जैसे थॉट प्रोसेस चेंज होता है जो जीन्स आल्सो गोन चेंजिंग। तो जीन्स जो है, तो इस जीन्स थॉट प्रोसेस और जीन्स के रेफरेंस में कहीं कोई चीज़ रिलेट होती है क्या? ये देखिए उसमें आचरण हाँ, जीन्स में थॉट प्रोसेस से ज़्यादा वातावरण का प्रभाव ज़्यादा होता है, नमी, ताप, दाब, ये सब है ना। ये इवोल्यूशन में, क्योंकि ये शरीर का इवोल्यूशन है, जीन्स किसके साथ जुड़े हुए हैं? शरीर के साथ। तो शरीर का इवोल्यूशन तो हो ही रहा है ताप दाब नमी से, है ना। ये जीवन है, इसके थॉट से ही आगे का विकास क्रम चलता है, तो होता है थोड़ा बहुत प्रभाव, जब आप समझेंगे तो उसमें आता है। ये बात है, इसका रेफरेंस है इसका प्राण कोशिकाओं में बदलाव आता है जी, क्योंकि थॉट्स चेंज जीवन में परिवर्तन होने से वो होता है। कमलेश भाई कुछ आपके कहने का मतलब ये है कि मानव का उद्गम भी ताप, नमी वगैरह उससे हुआ है? हाँ, यही सब इवोल्यूशन है, पूरा विकास। ये थोड़ा सा मैं अपनी मतलब जो जिज्ञासा है वो है कि जैसे अपन 10 क्रियाओं को जान जाते हैं ना, फिर ये गहराई से अपन को पता लग जाता है कि अपन जिस शरीर के साथ अपन जीवन जी रहे थे वो शरीर व्यर्थ हो गया और पूर्णता को उपलब्ध हो गए, तो शरीर नहीं मिलेगा। ऐसा ही कुछ हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं, मैं भी लिखूंगा उसको, है ना, अभी आपको पता चल जाएगा। ये हाँ जी, एक हाँ और कोई क्वेश्चन? ये गठनपूर्ण परमाणु जो बनता है, चैतन्य में जीवन बन जाता है, उसके बारे में कुछ बताएं। उसके बारे में हमने बताया था कि जिनको जो गठनपूर्ण परमाणु को समझना है थोड़ा, उसके लिए 2 घंटा अलग से चाहिए। तो एक तो 30 तारीख को बच्चों के साथ बैठना तय हो गया, वो तो होना ही होना है। अब कहाँ समय लगाएं? बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कल क्या है? कल कौन सा दिन है? फ्राइडे 29 है, तो कल शाम को, कल थर्सडे है और 29 तारीख है ना। अगर समय रहेगा तो कल एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, जिनको आना है वो सबके लिए कंपलसरी नहीं है, जिनको गठनपूर्ण परमाणु को समझना है, क्योंकि अब उसकी डिमांड आने लगी है। वैसे वो अध्ययन बिंदु का मुद्दा है, पर थोड़ा एक्स्ट्रा लगा देंगे। शाम को रखेंगे खाने के बाद, मतलब खाने के बाद 8:30 से रख लेंगे, लेकिन वो फिर गोष्ठी नहीं हो पाएगी। नहीं तो जिनको गोष्ठी होती है, नहीं, आज मैंने कुछ लोगों को बोल दिया है शाम को मिलने के लिए। हाँ, हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ भैया, अभी गठनपूर्ण परमाणु, भैया जी आप आइए ना, आगे अध्ययन होगा ही, मतलब अध्ययन बिंदु होगा ही। देखो, जो चीज़ जहाँ ठीक होती है फिर आपको ना बहुत सारे सवाल आएंगे। मेरा ये कहना है, अध्ययन बिंदु के लिए भी 7 दिन चाहिए। हाँ, और उसमें ये तीनों चीज़ों का फंडामेंटल क्लियर करते हैं कि अस्तित्व दर्शन ज्ञान क्या है, जीवन ज्ञान क्या है, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान क्या है। उसी का फिर डिटेलिंग पुस्तकों में पढ़ते हैं, ठीक है ना अक्षय भैया। तो उसके लिए 7 दिन फिर निकालने ही पड़ेंगे अलग से, क्योंकि हमने शुरू किया ना वो, तो वहाँ रुकेगा नहीं। फिर आप बोलोगे अब ये बताओ, भाई वो आगे के क्वेश्चन को जवाब देगा, तो वो 7 दिन में फिर अलग से निकालेंगे। भैया करेंगे ये अध्ययन बिंदु का इंतजाम, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिनको और ज़्यादा इतनी ज़्यादा तलब है, जिनको क्या लग गई है, जिनकी ज़्यादा जिज्ञासा हो गई है, अपने सुनील भैया, शायद मेरा भी कोई अध्ययन बिंदु पढ़ा हो या सोम भैया का अध्ययन बिंदु पढ़ा हो, उसको बता सकते हैं। मतलब मैं तो उसको चार्ट बना के गठनपूर्ण परमाणु बताता ही हूँ। तो अगर छोटी वाला हो तो भैया इनको जिनको चाहिए उनको दे सकते हैं, ठीक है भैया, है तो फिर ठीक है। सोम भैया भी कवर करते होंगे, मैंने ध्यान नहीं दिया है, पर उनके में भी होगा, है ना। किसी का भी दे सकते हो, अध्ययन बिंदु शिविर दे दें। तो तब तक आप क्या है, वीडियो से
आप वीडियो से पता लगा लें, ठीक है, सर, वो ज़्यादा सही है। एक क्वेश्चन और था कि हम तो प्यासे ढूंढ रहे हैं, पानी तो उपलब्ध है भैया। हाँ, बिल्कुल। अब प्यास लग गई है लोगों को, प्यास जगाना हमारा काम है भैया। हाँ जी दीदी। एक क्वेश्चन ये था कि आपने पहले कहा था कि जैसे जब मृत्यु हो जाती है, शरीर छूट जाता है, तो जीवन खुद निर्णय लेता है कि उसको कहाँ मतलब किस शरीर में जाना है। तो क्रियाओं के आधार पर वो 10 क्रियाएं अगर रहेगी तो ही वो निर्णय ले पाएगा। तभी वो इतना, लेकिन उससे पहले भी वो अपनी प्रवृत्तियों के आधार पर जो 4.5 में होता है, जो निष्कर्ष निकालता है, उसके आधार पर शरीर लेता है। जीवन में जो क्रियाएं होती हैं, जो जिंदगी भर किया, मरते समय कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। तो वो फिर वो जानवर के शरीर में जाने के लिए वो क्यों निर्णय लेगा? वही लेगा कि जानवर, कुत्ता बनना ज़्यादा अच्छा है, ले लेता है। मैंने बताया ना। देखो देखो बता रही है वो, बहुत सारा ऐसा होता है। बिल्कुल। चित्त में अगर ये मान लिया, मान्यता बन गई कि कुत्ता का जिंदगी मानव से अच्छा है, तो जाएगा। वो जानवर बनना अच्छा है सब। बाय द वे कमलेश भाई, छिपकली में जीवन नहीं होता है, उसको ट्रेन नहीं कर सकते आप। प्राण होता है, प्राण होता है। अभी अभी समझिएगा, अभी यहाँ पे रोकते हैं, नहीं तो फिर वही बात बार बार आएगी। वो जानवर बनना अच्छा है साहब, न तो पद का भय रहेगा। आपको शुभकामनाएं, बनना अच्छा। क्या बनोगे? और एज भी कम होगी, 15-20 साल की एज होगी। कौन सा बनना है? कोई भी जानवर बनना। नहीं, आप बताओ आपकी पसंद किसमें है? भाभी जी को बताएंगे, आपको ढूंढते हुए आएंगे। बाद में तय करेंगे, बता। अच्छा, बाद में तय करेंगे। चलिए, नमस्कार। आगे एक छिपकली में अगर जीवन नहीं होता है, तो जब उसकी पूंछ अलग हो जाती तो क्या प्राण रहते तो हिलती है? हाँ, कोशिकाएं, मैंने बताया ना, प्राण तो पेड़ पौधों में भी होता है ना भाई, बढ़ता है। काट देते हैं तो वो तो जो अलग बाद में सूख जाता है, ऐसे ही वो भी उसका प्राण, उसका कुछ कर देते हैं, वो खत्म हो जाता है। कुछ सांपों में होता है, कुछ में नहीं होता है। अब आप देखो, सांप को पूछना मत, ये सब शोध के मुद्दे हैं, आप देख सकते हैं, है ना। हाँ जी सर, एक चीज़, ये जो मरने की जो अंतिम समय होता है, तो फिर जो व्यक्ति इसमें रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? हाँ, नरेंद्र भाई। हाँ जी। जो व्यक्ति जीवन भर संघर्ष की दुविधा में रहे हैं, या आर्थिक संकट, गरीबी का जिन्होंने एहसास किया, तो उनकी तो इच्छा रहेगी कि यार मैं किसी राजा के घर पे मेरा जन्म होवे, या किसी महाराजा के वहाँ पे, मतलब महारानी की कोख में मेरा जन्म होवे। तो फिर कितनी महारानी के कोख में पहुँच पाएंगे वो लोग? गरीबी बहुत ज़्यादा है, अमीरी बहुत कम है। कपिल भाई। हाँ हाँ जी, हाँ जी। जो भी है सारे, जैसे कोई गरीब है तो गरीब तो बहुत सारे हैं, और नेक्स्ट जन्म अगर वो लेगा तो उसकी इच्छा एक बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया, मैं समझ गया, मैं बता देता हूँ जवाब। तो देखिए, अब मैंने वही बताया ना, इसका डिटेलिंग तो कब होगा, जब पूरा ज्ञान समझेंगे। अब जितना जितना सवाल आएगा, आगे की बात मुझे बतानी पड़ेगी, पर कहीं कहाँ रुकेगी, कहीं तो रुकना पड़ेगा। अब इसको एक सवाल को और ले लेते हैं। देखिए, जेईई एग्जाम में आईआईटी में जाने चाहने वाले कितने लोग होते हैं? 10 लाख। पहुँचते कितने? 10,000। तो चाहने से क्या होता है? सीटें उपलब्ध भी तो होनी चाहिए भाई। ऐसा ही है, सिंपल सिस्टम है। चाह तो कुछ भी सकते हैं ना, चाहने से क्या होता है? योग्यता भी तो होनी चाहिए। लेकिन तो अपन ने क्या, लेकिन उनके लिए एग्जाम पेपर क्या है? जैसा वही होता है के लिए अवेलेबिलिटी, अपने आप में अवेलेबिलिटी है, और कैसा जिया है, वही एग्जाम है। जिंदगी भर क्या किया है? दारू पीता रहे और बोलेगा राजा के घर में चला जाएगा, गुटखा खाता रहे सोचेगा राजा के घर में चला जाएगा। पर राजा भी तो बनने के बाद दारू पीते ही है। नहीं, मतलब गलत काम अगर किए हैं, अपराध किए, वो मैं बात कर रहा हूँ, दारू और उसकी बात नहीं है। अच्छा, हाँ जी। अभी इंदू दीदी ने बोला ना कि भाई कैसा कर्म किए हैं, वो भी एक एलिजिबिलिटी होती है।
मैं वैसे कह रहा था, दारू और गुटखा मतलब दारू, मैं भी रिलेट उसी से कर रहा था, गलत काम के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, अपराध के हिसाब से। ठीक है, उसकी भी एलिजिबिलिटी है। आप इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना भाई, कुछ थोड़ा अध्ययन करेंगे। अब एक चीज और इसके बारे में बताते हैं, फिर तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे। भैया। परिवार, हाँ जी। अच्छा, कौन? भावना बहन। हाँ, मुझे जानना था, जैसे आपने बताया ना कि ना जो जीव होते हैं, जो जीव अवस्था होती है, उसमें जिंदा रहना पर्याप्त होता है, है ना? तो फिर वो ऐसा मतलब चाहता है क्या, मतलब कि उससे जो अच्छा जी रहा है उसके अंदर उतनी समझ हो जाती है क्या, मतलब कि मुझसे बिल्कुल वही बेटा, आगे पता चलेगा कि जीवन की यात्रा बढ़ती कैसे आगे। हाँ, मतलब विकसित होता है उसके अंदर भी होते हुए भी। बिल्कुल, आप देखिए ना, जो जानवर मानव के साथ रहता है और जो जानवर जंगल में रहता है, एक कुत्ता जंगल में घूमता है और एक कुत्ता मानव पाल लेता है, दोनों में कुछ क्वालिटी में फर्क आ जाता है कि नहीं आ जाता है? ऐसा पूरा प्रकृति सब साथ साथ है, बहुत सारी घटनाओं से जीवन की गति आगे बढ़ती है। तो उसमें भी जैसे अपन जो 4.5 क्रिया जैसे बोल रहे थे कि जो भ्रमित मानव है, तो वो वाली उसमें जो जीवन होता है उसमें भी 4.5 क्रिया 4.5 नहीं होती, उससे कम होती है। उससे कम होती है। फिर वो और धीरे धीरे आंशिक रूप विकसित में होता होकर है, चित्रण बहुत कम होता है, तुलन की जरूरत ही नहीं पड़ती, बहुत कम होता है ना? आस्वादन मूल्य मूलक होता ही नहीं है, बहुत कम होता है, ज़्यादातर रुचि मूलक ही रहता है। इस तरह से मतलब कुछ जो जानवर होते हैं जिनको हम पेट बनाते हैं, या मोस्ट ऑफ द जिनको हम पेट बनाते हैं, वो थोड़ा धीरे धीरे विकसित होकर विकसित होकर वैसा ही। हाँ, मैं वही बताने जा रहा हूँ नरेंद्र भाई। एक सवाल और आ गया जी जी जी, एक नहीं आएगा, सवाल तो बहुत आएंगे, पर कहीं हमें रोकना पड़ेगा। फिर ये मानव शरीर और जो जीव जंतु का शरीर का प्राकृतिक अनबैलेंस क्यों हो रहा है, ये कि वो कम होते जा रहे हैं, मानव ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं? मानव कर रहा है ना, ये तो बहुत सारे जानवरों को मार रहा है, पेड़ पौधों को काट रहा है, वो सारी प्रजातियां समाप्त हो रही है। और क्या, और इसीलिए प्रकृति मानव को भी मारेगी। ऐसा थोड़ी कि मानव ही बच जाएगा, फिर वही तो हो रहा है भाई। कोई प्रलय आएगी, कोरोना आएगा, फिर एक साथ सबको निपटा देगा। प्रकृति तो बैलेंस का काम करेगी ही, अगर मानव नहीं करेगा तो हो ही रहा है। कहीं अर्थक्वेक आएगा, कहीं गर्मी हो जाएगी, लोग लाखों लोग मर जाएंगे, ऐसे ही करोड़ों मर जाएंगे, क्या दिक्कत है? प्रकृति के लिए कोई फर्क नहीं है, प्रकृति को जो उत्पात मचाता है उसको ठिकाने लगा देती है। तो हमारे लिए समझ के जीना आवश्यक है, अगर हमारी यात्रा है। हाँ, थप्पड़ मारेंगे जबरदस्त। हाँ जी, बढ़े अब आगे सर। हाँ जी, और कोई सर? केशव राव भाई, किशन राव भाई, बताइए। नहीं सर, जैसा आप बता रहे थे ना कि जीवन अमर है, मतलब जीवन कभी मरता नहीं है और शरीर मरता है। जैसे एक सैनिक लड़ रहा है अपने देश के लिए, उसका शरीर उसको साथ छोड़ देता है, तो उसका जीवन मतलब वापस आता है या वो चला जाता है जीवन? आता है। तो सर दूसरा शरीर लेगा, मतलब तो भी भाई वहाँ लड़ रहा है, वो सोच के गया है कि मर सकता हूँ। आप देखें ना उनकी हालत, जब वो लड़ाई के लिए जाते हैं उनका बड़ा रिचुअल होता है, अगर कभी आप देखें तो। और सर चित्त की अवस्था वैसी होती है कि मर गए तो ठीक है, कहीं तो निर्णय रहता ही है कुछ ना कुछ। और मैंने ऐसा सुना भी था कि मतलब उनकी वो अच्छी वो मतलब मूर्ति बना दी, फिर भी ऐसा महसूस होता है कि वो रोज़ दिखाई देते हैं, मतलब वो उनकी जीवन है या उनका शरीर चला वो तो गया? मान्यता है ना, मान्यता है। हाँ जी, और कोई? ठीक है, वो तो जो सबके लिए होता है वो फौजियों के लिए भी होता है। हाँ जी, और कोई बात? एक और सवाल। हाँ जी सर, आपने वो नमी और ताप के बीच में रस वर्ड यूज किया, जो उससे पहले बहुत सारी चीज़ें बनती है। रस मतलब जो डीएनए है, प्रोटोप्लाज्म है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जो बायोलॉजी में आती हैं। इसलिए मैं सीधा कोशिका पे पहुंच गया, ऐसा बोलो। तो सर वो मैंने ऐसा पढ़ा था कि मतलब सुनने, देखने और जिसमें वो आनंद आता है उसे रस कहते हैं। वो अलग रस है, वही वो वाला अलग है, वो अलग है। इसको फ्लूइड वाला रस है और वो थोड़ा रस मतलब मजा वाला रस है। ठीक है, हाँ जी, हिंदी का ही शब्द है। हाँ, ये ज्ञान गोचर है, वो फ्लूइड है। जैसे चाशनी को भी रस बोल देते हैं, रसगुल्ले का रस, तो फ्लूइड हुआ, है ना। और कोई आगे बढ़े? सब कौन? टीना। टीना किधर है? टीना ये रही। अरे दल बदलती रहती है आप, कभी इधर कभी उधर। हाँ बताइए। मेरा ये क्वेश्चन था कि ये जीव शरीर और मानव शरीर है, तो जितने मतलब शरीर है उतने जीवन है फिर है, बिल्कुल बहुत जीवन है। तो फिर वो जो मतलब जो शरीर छोड़ रहा है वही जीवन लेगा या फिर दूसरा भी ले सकता है? दूसरा भी ले सकता है।
सब है, कोई प्रोडक्शन नहीं, सब है, पर है ना, तो उन्हीं पर अणु परमाणुओं से ये बन जाते हैं और ये बहुत है, मतलब अनंत है। अभी बताएंगे कल परसों पूरा बताएंगे, है ना। हाँ, संगठन विघटन हो रहा है, वो बनता रहता है। अब एक चीज़ रह गई कि मानव को खाना क्या है, मानव का भोजन क्या है। वो अंडे की बात इन्होंने मोहित भाई ने पूछी, तो हिंसा क्या है वो पता चल गया। जो जीवन किसी शरीर को चला रहा है उसके शरीर को मार देना हिंसा है, सिंपल बात है ना। और जहाँ जीवन नहीं है वो हिंसा नहीं है, पर मारना चाहिए ज़रूरी नहीं है। अगर आवश्यक है, परेशानी कर रहा है, जैसे बेटा ने बहुत बढ़िया बताया, आपके कचरे से ही वो मच्छर पैदा हो रहे हैं, डेंगू पैदा हो रहे हैं, तो उसको ख़त्म करना ही चाहिए। और पहले तो कारण हटा देना चाहिए कि पानी कहीं गंदगी है, जैसे कूलर में पानी बना रहे तो अपने आप मच्छर पैदा होते रहते हैं ताप नमी से। और जैसे ही गर्मी आती है सब खत्म हो जाते हैं, जैसे ही ठंड आती है खत्म हो जाते हैं। वो कचरे से आते हैं एक निश्चित तापमान में, इसलिए मैंने नमी और ताप लिखा है ना। पर खाना क्या, भोजन क्या मानव का, तो बताइए अस्तित्व में भोजन कौन तय करता है किसी भी इकाई का? पेड़ को क्या खाना है, शेर को क्या खाना है, ये कौन तय करता है? प्रकृति। हर इकाई का भोजन प्रकृति सहज प्रकृति ही तय करती है, और उसका डिजाइन उसके शरीर में बन जाता है ना। कि शेर मांसाहारी है तो उसका शरीर का डिजाइन वैसा ही है ना। किसको पता है कि मानव का अब शरीर का डिजाइन कैसा है? आप बता सकते हो, बताइए। खाना क्या है ये आपको सोचना है, हम केवल ये बता रहे हैं कि अस्तित्व में जैसे पेड़ का खाना है प्रकृति तय करती है, क्या लेना है क्या जाना है, गाय को क्या खाना, शेर को क्या खाना, ये सब प्रकृति सहज विधि से है। मानव में कल्पनाशीलता है, कर्म क्षमता है, वो डिजाइन को समझ भी सकता है, या उसको तो सुख के लिए कुछ करना है तो कुछ भी खा सकता है, क्योंकि उसका तो लक्ष्य क्या है। पर अगर वो अस्तित्व को समझेगा, अस्तित्व सहज व्यवस्था, तो शरीर के डिजाइन के हिसाब से खाना खाएगा। वो क्या है डिजाइन, मुरली भाई बता रहे हैं। जैसे मानव शरीर मतलब शाकाहारी भोजन के लिए बना हुआ है। इसमें दांतों का स्ट्रक्चर, मतलब कैसे आगे वाले दांत दे रखे हैं, फिर पीछे वाले दांत, फिर जैसे शरीर के अंदर का सिस्टम जो जिसमें फूड का डाइजेशन है, उसमें मतलब जैसे मांस के पचने का कोई अंग नहीं है अंदर पाचन के लिए, जबकि जो मांसाहारी जीव हैं उनमें मांस को पचाने के लिए अलग अंग है। और जो शाकाहारी जीव हैं वो मतलब पानी पीते हैं, मतलब जैसे कि गाय है वो शाकाहारी है तो वो पानी मतलब पीती है तो वो अलग तरह खींचती है, होठों से पानी पीती है, और हम भी होठों से पानी पीते हैं। तो ये इस तरीके से मतलब समझ सकते हैं। और जबकि जो मांसाहारी है वो जीभ से पानी पीते हैं। इस कनेक्शन को थोड़ा थोड़ा मैं समझ पाया। बढ़िया बताया आपने, बहुत बढ़िया। कोई और इसमें जोड़ना चाहेंगे तो बताइए। हाँ, वो थोड़ा जिनको और ज़्यादा पता है वो बता दें। जो आंतें होती हैं हमारी, छोटी आंत बड़ी आंत, उनका डिजाइन भी मानव का शाकाहारी के लिए है, क्योंकि वो जो उनकी लेंथ होती है, साइज होता है कि खाना कितनी देर तक उनमें रहे, जिससे कि वो बाकी चीज़ों में कन्वर्ट हो पाए। हाँ, कन्वर्ट हो पाए ब्लड में और अदर्स चीज़ों में। तो उसका डिजाइन भी उसी के अकॉर्डिंग बनाया हुआ था। बिल्कुल। तो इस पे और आप चर्चा कर ही सकते हैं गोष्ठी में। हाँ बताइए, माइक प्रतीक भाई कुछ ऐड करेंगे या कोई क्वेश्चन? हाँ जी, कोई जिज्ञासा, कोई क्वेश्चन? जी भैया, जैसे हमने फर्स्ट डे बात करी थी कि मानव तो 2 लाख साल से खेती करना हमने 10,000 साल पहले सीखा। पहले तो जानवरों को मार के ही खा रहा था, तो प्रकृति ने तो हमारा डिज़ाइन ऐसे ही बनाया होगा ना, क्योंकि 10 लाख हमने 1 लाख साल सर्वाइव किया तो जानवरों को मार के ही किया है, तो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर तो फिर मांसाहारी बन जाना चाहिए था ऐसे। तो आपके लिए तो जो वहाँ जानवर होते हैं, तो बेटा वहाँ जानवर क्या खाते हैं? थोड़ा माइक दें। हम कभी जांचते नहीं हैं। ये बढ़िया दीदी पूछ रही है, ऐसी मान्यता है कि भाई वहाँ तो वेजिटेशन ही नहीं है, इसलिए हमको जानवर खाना पड़ रहा है। हाँ, मतलब मैंने यही सुना है कि वहाँ पे ऐसे खाने तो एक बात बताओ, फिर जानवर तो बहुत चाहिए, तो जानवर क्या खाएंगे अगर वेजिटेशन नहीं है तो? सर्च करना पड़ेगा, है ना? हाँ, वो तो आगे से तो कम हो सकता है, पर वेजिटेशन तो होगा,
दूसरा तो या तो ऐसा हो सकता है कि सिर्फ जानवरों के खाने जितना नहीं। अगर वेजिटेशन हो सकता है तो खेती भी हो सकती है बेटा। भाई वेजिटेशन है जानवरों के लिए, तो मानव तो ऐसे ही है ना, इसी क्रम में। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वेजिटेशन ना हो। पानी की कमी होती है वहाँ आदमी रहता भी नहीं है, फिर रेगिस्तान में कहाँ रहता है इतना ज़्यादा, है ना। आपका क्वेश्चन क्या था बेटा, फिर से पूछें, वो क्लियर नहीं हो पाया। क्वेश्चन ऐसा था कि खेती करना तो हमने खुद से सीखा है, हाँ। शाकाहार भी खुद से सीखा है, प्रकृति ने तो हमको मतलब जानवर को मार के खाने के लिए एक तरीके से छोड़ दिया था कि हमको मानव को कि तो देखिए ये बढ़िया सवाल पूछा, ये किसी ने आया नहीं, मैं सोच रहा था आएगा। इवोल्यूशन के क्रम में एक बड़ी मान्यता है कि पहले आदमी मानव क्या करता था, आखेट करता था, हंटर था। अच्छा, हंटिंग करने के लिए कुछ हथियार चाहिएंगे कि नहीं चाहिए होंगे उसको, या केवल नाखूनों से मार देगा किसी को भी? तो हथियार कब आए आदमी के पास? कोई भी पत्थर का युग कब आया, इसका रिसर्च करना। काफ़ी आदमी के आने के बहुत समय के बाद उसने कल्पनाशीलता के द्वारा कुछ नुकीले बनाए, तब तक क्या खाया? एग्जैक्टली। तो ओरिजिनली भी ये एक भ्रांति है जस्टिफाई करने के लिए कि मानव तो बाई डिजाइन मतलब वो नॉनवेज के लिए बना है। आदमी जब आएगा तो आदमी का शरीर और जानवरों का शरीर देखा है ना कितना अलग है ना। तो जानवर ही खा जाएंगे। तो पहले अगर उसको जानवरों से देख के खाना सीखा होगा तो बंदर को देख के खाना सीखा होगा या शेर को देख के खाना सीखा होगा? बंदर क्या खाता है? केले, फूल, पत्ती, बस। तो सिंपल है। हाँ, मतलब फूल, पत्ती, फल। क्योंकि जानवरों ने तो पहले ही पहचाना हुआ था कि कौन से फल, फूल, पत्ती खाने वाले हैं। और आदमी जानवर देख के तो शेर के लायक तो दौड़ ही नहीं सकता था। भाई आखेट करने के लिए ताकत चाहिए ना। सही है, ठीक है। इवोल्यूशन के हिसाब से भी मानव बेसिकली शाकाहारी, और बाकी तो बता दिया। तीसरा मैं एक और जोड़ देता हूँ। अभी हम व्यवस्था की बात करेंगे। व्यवस्था के अर्थ में भी मानव शाकाहारी है, क्योंकि एक कारण जो मैं नहीं बता रहा हूँ, वैज्ञानिक बता रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है वो नॉन वेजिटेरियन की वजह से हो रही है। एक चिकन को बनाने में करीब 7 किलो, 7 आदमी जितना वेजिटेरियन खाना खा सकते हैं उतना वो वनस्पति या अनाज लगता है बनाने में। और गाय वगैरह को भी मारने के लिए अब पालने लग गए हैं तो वो तो और ज़्यादा है। तो एक और व्यवस्था की दृष्टि से भी मतलब ये थर्ड आर्ग्यूमेंट है। बाकी आपको क्या खाना है ये तो आपकी इच्छा है जी। ये तो रिसर्च बेस्ड आर्ग्यूमेंट है मतलब। हाँ जी, हाँ। तो अंडा की जो स्ट्रक्चर है वो भी मांस के समान है। मांस ही होता है वो। आप उबाल के उसको कुछ कर लेते हो, लेकिन होता तो वो मांस ही है। मांस मतलब उसका स्ट्रक्चर मांस जैसा ही है। वो भी स्ट्रक्चर उसका मांस हो गया। अभी बात हुई ना छोटे मछली का भी। बाकी आप डिसाइड करें क्या खाना है। मैं तो बता रहा हूँ कि जो मानव का शरीर है वो साग भाजी के लिए बना हुआ है। उसके नाखून, नाक, दांत सब। और ये भी लोग मानते हैं क्योंकि अब शरीर का जो प्रयोजन है वो तो समझना है, उसके लिए मस्तिष्क अच्छा होना चाहिए। तो शाकाहारी भोजन से मस्तिष्क पुष्ट होता है। वो तो अभी समझने की परंपरा बननी है। अभी तो जो जहाँ जिसको मैंने बताया ना, अभी तो आदमी क्या खा रहे हैं अगर आप सुनोगे तो रो पड़ोगे, है ना। अगर मैं बता दूं आपको, जो ज़्यादा पैसे वाले होते हैं और तो और एक छोटे बच्चों का मानव का मतलब ये इंडस्ट्री बनती चली जा रही है ना। जो पैसे वाले हैं वो बड़े बोर हैं, क्या करें। इसीलिए अब ज़्यादा चाइना में है और कई। इसीलिए मैं बता रहा हूँ मानव के खाने का कल्पनाशीलता किधर जाएगी भैया। क्या कर रहा है वो कोई प्रमाण नहीं है कि वो सही है। व्यवस्था के अर्थ में क्या सही है उसकी बात करें। हाँ जी, और कोई प्रश्न नहीं तो आगे बढ़े क्या? नमन बेटा एक आगे बढ़े क्या, या इसको यहाँ पर पूरा करते हैं? तो हाँ बताइए किसका प्रश्न है? इसको मिटा दें? हाँ, ये वाला रखा है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। हाँ जी, कहाँ है हर्ष बेटा, बताइए कौन सवाल पूछ रहे हैं, बताइए।
हर्ष बेटा बताओ। फिर जैसे आपने बताया था कि पदार्थावस्था का धर्म में होना, हाँ, तो फिर जैसे परमाणु है वो पदार्थावस्था में ही है, हाँ। तो फिर परमाणु में से परमाणु से अणु बना, तो आपने बताया कि जब अणु में नमी हो ताप बना तो कोशिका बनी, तो वो भी तो पदार्थावस्था में आना चाहिए। नहीं, पदार्थ से बना है, लेकिन पदार्थ से बनने के बाद कोशिका बना, फिर भी वो है, पदार्थ खत्म नहीं हो गया है, वही मिलके कोशिका बनाए हैं। तो बोल सकते वो भी पदार्थावस्था का ही भाग। हाँ, पर अब उसमें कुछ और क्रिया होने लग गई है, सब मिलके, है ना, तो कोशिका बन गया। ठीक है ना? हाँ भैया, बढ़िया, इसका बहुत बढ़िया। पदार्थ से ही कोशिका बन रही है बेटा, इसीलिए मैंने वो सोचा है ना, परमाणु पूरा चार्ट बनाया हुआ है ना। जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो पदार्थ अवस्था से ही इवॉल्व होता है, और पदार्थ अवस्था हमेशा से है ही, क्योंकि उसका धर्म में होना है ना। कई जानवर तो मांसाहारी से शाकाहारी हो रहे हैं सब। कौन से वाले हो रहे हैं? अब जैसा कुत्ता वगैरह पहले मांस ही खाता था, बिल्ली कुत्ता आदमी के साथ रहते रहते कंफ्यूज हो गया है कि उसको क्या खाए। और बिल्ली भी हो क्या गया है, जब से कुत्ता आदमी के साथ रहने लग गया है ना, डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि क्या खाए। भ्रमित हो गए। अच्छा, ये जो जंगल में रहते हैं ना सब जानवर, शेर वगैरह, शेर चीता वगैरह, ये शाकाहारी जानवरों का ही शिकार करते हैं, मांसाहारी का नहीं। अब हम तीसरे उस पे आते हैं। क्या है तीसरा? तीसरा क्या है? 2 हो गया। क्या है तीसरा? परिवार में व्यवस्था, है ना। 2 चैप्टर हमारे पूरे हो गए, चिंता की कोई बात नहीं है, सिलेबस निश्चित है ना। 5 दिन में 2 चैप्टर हुए, बाकी सब चैप्टर 1.5 दिन में हो जाएंगे। क्योंकि मानव को ही समझना बड़ा मुश्किल काम है, उसी में समय लगता है। बाकी तो फिर अब जो कुछ भी है वो मानव और प्रकृति से ही मिलके बना है ना। अब 2 चीज़ें समझ में आ गई तो अब कोई दिक्कत नहीं है, परिवार भी समझ में आएगा, समाज भी समझ में आ जाएगा। तो क्या करेंगे अब? तीसरा, परिवार। पर उससे पहले, परिवार में व्यवस्था से पहले, अभी तक की बात का क्या कंक्लूजन निकला? 2 चीज़ें हो गई। अब हमने मानव को समझा, हाँ जी, हम तो हर उसके बाद निष्कर्ष निकालते हैं। जब मानव का हुआ था तो मानव का निष्कर्ष मैंने निकाले थे। अब मानव को समझ लिया, प्रकृति को समझ लिया, दोनों चैप्टर से क्या निष्कर्ष निकलते हैं? कोई बता सकता है? दोनों को मिला के क्या निष्कर्ष निकले? ये मैं मिटा रहा हूँ, अगर आप बताएंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं मुझे तो बताना ही होगा। दोनों प्रतीकों में से कोई, चंदा बहन, मेघा बहन है अभी, हाँ जी, कौन जिन्होंने पहले शिविर किया हुआ है? नए वालों से तो थोड़ा फिर भी ये है कि भाई चलो पहली बार कर रहे हैं, है ना बेटा। चंदा, मैं आप चंदा नहीं बोल रहा था, वो वाली चंदा। हाँ, 2 टीना हैं, 2 चंदा हैं, 2 दिलीप हैं, है ना, दिलीप भाई, 2 दीपक, 2 प्रतीक। हाँ जी, मानव हो गया, प्रकृति हो गई, तो अब चलेगा कैसे? चलेगा कैसे? तो निष्कर्ष क्या निकला अभी तक की बात का? चलेगा कैसे, ये निष्कर्ष। अपने को केंद्र में रख के अगर बताएं तो कैसे बताएंगे? बढ़िया, चलेगा कैसे? निष्कर्ष क्या निकला? मतलब एक निष्कर्ष मैं इस तरह से समझ में पा रहा हूँ कि सब कुछ कोरिलेटेड है। हाँ, किसी भी एक के, मतलब किसी एक के बिना भी काम नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया, प्रकृति में ये व्यवस्था है। तो ठीक बात है। आप सोचिएगा, मैंने जो निष्कर्ष निकलते हैं ये 2 के बाद में, मैं उनको रखता हूँ, है ना। ये मेरे निष्कर्ष हैं, आपके हैं कि नहीं आप सोचना। चंदा बहन बता रही? हाँ जी, हाँ मैंने, अच्छा कहाँ है मुरली भाई? अच्छा सामने ही है, तो सबसे पूछेंगे पहले चंदा बहन, मुरली भाई। आपके टीचर्स को मैं बिल्कुल भैया ध्यान रखे हूँ। इसलिए मैंने पहले उन्हीं के नाम रखे थे, मेघा बहन, चंदा बहन, मुरली भाई, है ना। और कौन है? 4 थे ना। हाँ, दिशा मैडम, दिशा बहन। तो चारों में से मिलके भी बता सकते हो, एक निष्कर्ष अगर निकलता है तो बताइए। हिंट देता हूँ, अपने को केंद्र में रख के रखें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बताऊँ मैं? हाँ जी बताइए। हाँ, प्रकृति में जब व्यवस्था देखी तो उसमें 4 अवस्थाएं निकल के आई थी, है ना। और उसके अंदर मुझे ये पता चला कि इसमें जो
मैं हूँ वो भी प्रकृति के अंदर ही आता है, यानी मैं मानव भी प्रकृति में हूँ। हाँ, मानव जो है वो भी प्रकृति के अंदर आता है। और इसके अंदर जो जड़ और चैतन्य, जड़ जो है वो बाकी सारी चीज़ें, और चैतन्य जो है वो हमारा शरीर है वो भी जड़ के अंदर आ रहा है, और जो चैतन्य है, चैतन्य में मेन रूप से वो जीवन आ रहा है। ये मेरे को समझ में आया इसमें। ये तो हो ही गया, इसमें कुछ ऐड कर सकती हैं मेगा बहन? मतलब अब ऐड करना है उतना तो उन्होंने बता दिया, अभी 4 अवस्थाएं हैं, जीवन है, जड़ है, चैतन्य है ना, उसमें हम हैं। इससे और क्या निकल के आता है? पहले दिन से लेकर अभी तक का निष्कर्ष इसमें आ सकता है अगर आप चाहें तो। इसमें सहअस्तित्व का स्वरूप दिखाई दिया है मानव का इसमें, कि मेन क्या है जो हम ले रहे हैं अभी तक प्रकृति से है ही ले रहे हैं। मानव ने अभी तक प्रकृति को कुछ नहीं दिया है अभी तक, तो ये समझ में आया। और जो मैं क्या हूँ वो जीवन है एक तरह से, तो मैं खुद ही एक जीवन हूँ। मैं जीवन हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया। मैं जीवन हूँ। तो शरीर की क्रिया मुझे समझ में आई है, और जीवन क्या है वो अच्छी तरह से समझ में। चलिए, ये इन्होंने एक पॉइंट बताया, मैं जीवन हूँ, तो ये मेरा भी निष्कर्ष निकलता है अगर अपने को केंद्र में रखता हूँ। कमलेश भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वो तो शुरू करूँगा अभी पहले दिन से अभी तक का जो निष्कर्ष है, मैं पूरी बात का 5 दिन का, आज 5 दिन हो गए ना, 5 दिनों में 5 निष्कर्ष या 6 निष्कर्ष निकलेंगे पूरी बात से। उसको जरा मैं देख रहा हूँ कि किस तक पहुँचा। तो इन दोनों ने मिलकर कुछ पॉइंट बताए हैं। परिवार की व्यवस्था में शुरू करूँगा। हाँ, नहीं, ये अभी तक की बात का निष्कर्ष हो गया बेटा। कुछ और इसमें जैसे आवश्यकताओं का भी आपने अच्छे से बताया था कि आवश्यकताएं सीमित है, साधन पर्याप्त हैं, तो वो भी अच्छे से क्लियर हुआ है उसमें। और उसके बाद आपने वो क्या बोलते हैं, स्वयं में विश्वास का प्रकृति वाला, उसके बाद हम परिवार पर वो तो डिटेलिंग हुई, निष्कर्ष। हाँ, कोई बात नहीं, निष्कर्ष नहीं। मुरली भाई क्या ऐड करेंगे? दोनों का एक ही है। हाँ। चलिए, तो ये बता दें। मतलब चारों अवस्थाओं में, मतलब पदार्थ, प्राण, जीव और ज्ञान में मैं और शरीर में चारों अवस्थाएं आ रही है। एक तो ये निष्कर्ष निकला था, और दूसरा निकला था कि शरीर की आवश्यकताएं अलग है और मेरी आवश्यकताएं अलग है, और ये निकला था। क्या था? बढ़िया। इसमें भैया ये समझ में आता है कि जब हमने प्रकृति की व्यवस्था में देखा तो तीनों अवस्थाओं का रूप, गुण, स्वभाव, धर्म जो है उसको नियम, नियंत्रण और संतुलन पूर्वक चल रहा है। जबकि मानव का सभी तय तो है पर वो चलना बाकी है। तो उसी में मैं खुद को सेंटर में रख के ये समझ में आता है कि जीवन और मैं का डिफरेंस होना, और उसमें भी जानना बहुत आवश्यक है। उसमें पता चलता है कि व्यवस्था कैसी है, उसमें मेरा भागीदारी क्या है। बहुत बढ़िया, आप सब ठीक बता रहे हैं, लेकिन मैं एक अलग तरह से देख रहा हूँ। कोई और अटेम्प्ट करेगा? नहीं तो फिर मैं लिखता हूँ। भैरू भाई, मूल्यवान है। मूल्यवान है, बढ़िया। मूल्य इनको समझ में आया, बहुत बढ़िया। प्रतीक बेटा, आप कुछ कह रहे हैं या नमन बेटा? नहीं तो मैं बढ़ूँ। हाँ भैया, एक चीज़ ये भी लगती है कि अब तक जो भी कार्य हो रहे थे या फिर जो भी अपन कर रहे थे वो ओनली ऑन शरीर को सुख देने के लिए हो रहे बढ़िया, थे। देखिए, बहुत बढ़िया। जीवन को भी सुखी रखना है। तो देखिए, तो उसके लिए पूरी बात जो 5 दिन हमने की है मानव व्यवस्था और प्रकृति व्यवस्था को, जो मुझे कंक्लूजन निकलते हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और आप देखना कि वो है या कुछ और तो नहीं है। मैं जीवन हूँ, निरंतर सुखी होना और रहना। अगर हो गया तो क्या होगा? रहूँगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अमर है, तो सुखी होगा तो कहाँ जाएगा? होना रहना चाहता हूँ। एक कंक्लूजन ये है, मैं कौन हूँ? मैं जीवन हूँ और निरंतर सुखी होना रहना चाहता हूँ। पहला कंक्लूजन। अब ये पहले बताया बाद में बताया इसलिए नहीं कह रहा हूँ, है ना। ये तो अब सबको जोड़ के जो निष्कर्ष निकलता है सारी बात का, कैसे सुखी होता हूँ? बिल्कुल, अब निकल के आएगा। मैं समझ है, आया ना समझ में? अब एक एक देखो, उनको पढ़ाते हो और यहाँ नहीं बता पा रहे हो। ये निष्कर्ष है 5 दिन का। तो एक ही तरीका है, मैं समझ पूर्वक
समझ पूर्वक ही, और कोई तरीका नहीं है, ही सुखी होता रहता हूँ, मतलब हो गया तो फिर रहता हूँ। समझने के लिए मानव शरीर ही एकमात्र साधन है। अगर शरीर नहीं है, अब शरीर की उपयोगिता पता चलेगी कि शरीर क्यों है, किस लिए है। क्योंकि मैं तो हूँ, अमेरिकाई हूँ, और मुझे सुखी होना है और सुखी होकर रहना है। और सुखी होकर रहना है तो कैसे होता हूँ? समझ कर। और समझने के लिए क्या चाहिए? मानव शरीर ही एकमात्र साधन है। चौथा पॉइंट, शरीर उपलब्ध होने के लिए, शरीर उपलब्धि होते रहते हैं, उपलब्ध होने के लिए स्त्री पुरुष शरीर है। हमने कौन मेल होता है कौन फीमेल होता है ये पता लगाया है ना। तो पांचवा, अब शरीर है तो शरीर को क्या चाहिए? सुविधा, पोषण, संरक्षण। शरीर के, अब शरीर है तो शरीर के पोषण, यहाँ से कहानी शुरू होती है। पोषण व संरक्षण के लिए क्या चाहिए? सुविधा। जो मानवेतर प्रकृति से पर श्रम नियोजन से उपलब्ध होती है। सिंपल बात, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन, अलग अलग जगह बताया होगा, कार्य व्यवहार या जो भी है ना। ठीक है। छठा पॉइंट, तो शरीर के पोषण संरक्षण के लिए सुविधा है जो मानवीय प्रकृति पर उपलब्ध होती है। इसी को स्किल, जो श्रम नियोजन है, इसी को स्किल या कौशल या हुनर बोलते हैं, कहते हैं। तो कैसे होता है? आप में कोई स्किल आता है तो सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। समझ मानव से मिलती है। कैसे? अभी हमने कहा मानव संस्कार अनुसंधान शिक्षा है ना। तो समझ वे कौशल के लिए ही शिक्षा है। जी, बेटा जो शरीर बच्चे आते हैं ना, बच्चों का जो शरीर बनता है वो स्त्री और पुरुष के शरीर मिलने से बनता है। माता पिता है ना आपके, आप केवल माता से नहीं आ सकते, पिता से नहीं आ सकते, माता पिता होंगे तो ही बच्चा आएगा। ठीक है, इसलिए माता पिता जरूरी है। तो शरीर उपलब्ध होने के लिए, और है ना, तो माता का शरीर को हम स्त्री शरीर बोलते हैं और पिता के शरीर को पुरुष शरीर बोलते हैं। ठीक है। हाँ जी, क्या बोल रहे? हाँ, सुन तो रहे। सिंपल बात है ना, इसमें क्या है ना भैया? बताइए, अभी तक की जो बात हुई है उसमें ये निष्कर्ष है। हमने अलग अलग जगह बताए होंगे, पर ये एक सीक्वेंस में अगर आप देखेंगे तो ऐसे जुड़ाव है। जीवन नहीं होता तो कुछ नहीं होता, ना होता बांस ना फिर धरती की जरूरत है। अब कमलेश भैया समझ में आ गया? आपने पूछा था अगर मैं जीवन हूँ तो शरीर क्यों नहीं छोड़ देता हूँ? क्यों छोड़ूं? छोड़ के जाऊँ कहाँ? शरीर की आवश्यकता है समझने के लिए, लिया ही इसलिए है। मैं जीवन हूँ, समझना चाहता हूँ, समझने के लिए शरीर साधन है, इसलिए। क्या आपने बोला तो ऐसे ही था, पर फिर भी बताइए। सवाल जब
जब हम जैसे मृत्यु को जो घटना घटती है ना, उसके ऊपर सवाल था कि अपन मृत्यु कैसे होती है, कैसे हम शरीर से जीवन एग्जिट होता है, शरीर मतलब यहाँ रहता है और अपन जीवन निकल जाता है। तो वो तो मैंने जो मेरी समझ में बताया था, मुझे लगता है आपने जो 5 मेरा जो ये सवाल उस टाइम ये था कि जब शरीर की व्यर्थता नजर आ गई, शरीर केवल पोषण के लिए है, जीवन को चलाने के लिए, जीवन की जो सुखपूर्वक यात्रा के लिए जो शरीर को जो जरूरत है उसको देते हुए अपन जीवन को सुखी कर। थोड़ा क्लियर कर लीजिए, दोबारा से बोलिए। जैसे अपन सवाल को क्लियर कर लीजिए। सवाल यही है कि मृत्यु जब घटती है, ठीक है, तो आप कहते हैं कि जीवन छोड़ता नहीं है शरीर को, ऐसा मैंने समझा। जो आपने कहा ना कि भी जब तक वो पूरी तरह से शरीर ह्रास नहीं हो जाता तब तक जीवन छोड़ता नहीं है, ऐसा आपने कहा था। तो मैंने कहा कि भी ये चीज़ ऐसा दुर्घटना में भी हो जाता है, स्वस्थ आदमी होता तब भी मृत्यु हो जाती है, तब भी जीवन निकल जाता है। तो इसका ये परिभाषा मृत्यु की घटना पूर्व निर्धारित एक अस्तित्व के द्वारा दिए हुए समय के अनुसार होती, कहते हैं ना कि 70 साल की उम्र ही जो मतलब 38 सांसा ही जो मर गया। ये मृत्यु की घटना कब, कैसे और किस कारण से जीवन निकलता है, इस संदर्भ में ये सवाल था मेरा। जैसे अपन जान गए कि शरीर व्यर्थ है, व्यर्थ यानी शरीर, जीवन की व्यर्थता तो नहीं जानी, जीवन की व्यर्थता जान ली इसलिए शरीर व्यर्थ हो गया, सिर्फ उपयोग कर रहे हैं, शरीर का उपयोग करते हुए जीवन को। ठीक है, अगर आपने ये पूछा है तो मुझे लगता है इसका तो जवाब हो गया था, पर फिर से बता देता हूँ कि जीवन शरीर को चलाता है, सुखी होने के लिए चलाता है। अगर शरीर जब भी खत्म होता है, शरीर ही खत्म होता है, जीवन जब छोड़ता है, जब शरीर बिल्कुल खत्म हो जाता है, मर जाता है। हाँ, तो दुर्घटना में मैंने कल बताया था कि कई बार दुर्घटना के डर से हार्ट अटैक हो जाता है। जैसे कोई दुर्घटना नहीं होती है, शेयर मार्केट गिर जाने से बहुत लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, तो किससे आ गया? भय से आ गया, शरीर ही खराब हुआ। नहीं, मृत्यु की घटना शरीर का जीवन से अलग होना पूर्व निर्धारित है या कभी भी हो सकता है? कभी भी हो सकता है। ये अपने हाथ में ही है। हाँ। मतलब कोई अस्तित्व नहीं करता है कि इतने साल जीना। नहीं। आप अगर चाहें तो अभी अगर मुझे शरीर को खत्म करना हो तो मैं कर सकता हूँ। जो लोग सुसाइड करते हैं, सुसाइड की डेफिनेशन नहीं है। जब मृत्यु, जैसे कि अभी जो बुजुर्ग लोग जी रहे हैं, है ना, जैसे वो चाह रहे हैं कि यार मैं, कोई एक रोगी पीड़ित हो गया, वो चाह रहे हैं कि मैं इस शरीर को छोड़ दूं, तब भी मृत्यु नहीं आती है। नहीं आती है, नहीं छोड़ता ना, मतलब उसका चिपकाव तो रहता ही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जब शरीर खत्म होता है तभी छोड़ता है, नहीं छोड़ता है। बहुत बुजुर्ग लोग हो जाते हैं, मैंने कल बताया था, प्रार्थना करते रहते हैं कि भाई ये भगवान इनको उठा ले, गाय दान दे देंगे, ऐसे कहते रहते हैं, पर वो जीवन नहीं छोड़ पाता है। अगर वो जो आपने 10 जो बताई क्रिया है वो उपलब्ध हो जाता है तो वो स्वेच्छा से शरीर छोड़ सकता है। मेरे हिसाब से उस समय वो क्षमता आ सकती है। फिर से मैं बताऊं, आ सकती है, पर अभी मैं उसका प्रमाण नहीं दे सकता। बस मेरा सवाल यही था कि ठीक है, आप अगर 10 ही केंद्रों में उपलब्ध हो गए, अगर जागृत पूर्ण तरह से हो जाता है तो शायद वो क्षमता आ जाती है। बस वो मेरा ये आपको डायरेक्ट अट्रैक्शन ये था कि आप में ये उपलब्धता हो गई तो आप शरीर छोड़ दो, ये पूछना था। तो मच्छर हो गया, सजीव निर्जीव हो गया, प्राण होता है उसको सजीव कह रहे हैं, प्राण नहीं होता है। पर यहाँ पे अब हम 4 अवस्था समझ गए, जीवन समझ गए, सही गलत। जानवरों में जीवन होता है, ये क्लियर हो गया। 5 किलो गोल्ड वाला कल बताएंगे, हु एम आई, मतलब जानी, मतलब ठीक हो गया, ये सारे सवाल क्लियर हो गए। ठीक है, बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया, देखिए सब सवालों के जवाब आ गए, है ना। अभी केवल ज्ञान बचा है, तो ज्ञान तो बताएंगे, और धरती पर ही मानव क्यों। अब ये जो हमने समझा विकास क्रम, है ना, तो देखिए ये जितना भी सिस्टम है ना, किसी एक धरती पर ये पूरी घटना घटती है, किसी पे पूरी नहीं घट पाती है। जैसे चांद है, तो चांद पे अभी 94 तरह के भी एटम नहीं हुए, तो कम से कम 90 के आसपास एटम होंगे तो प्राण अवस्था प्रकट होगी। जैसे बच्चे को अगर इंजीनियर बनना है तो कम से कम 12th पढ़ना होगा ना, अगर इसने 6th के बाद ही छोड़ दिया, अब वो इंजीनियर बनेगा क्या? पढ़ने गया था, मन नहीं लगा, बोले नहीं मैं इंजीनियर बनूंगा, नहीं बनेगा बेटा। तो अस्तित्व में अलग अलग स्थिति में ग्रह नक्षत्र गोल हैं, तो जहाँ पे एक संयोग बनता है पूरा, है ना, वहीं पे मानव आता है। किसने पूछा था? आपने पूछा, ठीक है। एक बार और बताऊं,
तो जो विकास की जो घटना घटती है, ये विकास क्रम, ये सब धरतियों का संयोग होता है, लेकिन कोई और एक धरती पर सारे परमाणु आ जाते हैं, है ना, पूरे। जैसे सूरज है, सूरज पे तो कितने तरह के परमाणु हैं, 2 या 3 बस, हाइड्रोजन, हीलियम और छोटा बहुत आयरन। तो वहाँ तो बहुत समय लगेगा अगर आदमी को आना हुआ तो। चांद पे फिर भी कुछ है ना, मार्स पे और कम ऐसा। तो धरती पे ऐसा संयोग बना, इसको संयोग यही बोलते हैं कि सब मिलकर ऐसी स्थिति परिस्थिति बनी जिस पे यहाँ पे सब तरह के परमाणु हो गए, उनसे मिलके पेड़ पौधे आ गए, जीव आ गए और मानव आ गया है। हाँ, ग्रह है, हाँ, वो अभी भी, हाँ, वो अभी भी गैस के गोले या गोले ही हैं, तो वहाँ तो मानव की संभावना ही नहीं। लाइक जुपिटर। हाँ बिल्कुल, लाइक जुपिटर, बिल्कुल। वीनस। हाँ जी कपिल भाई, 1 मिनट इनका पूरा हो जाए, एक बार इनका पूरी बात हो जाए। हाँ, मतलब यही था। और जब एक क्वेश्चन ये भी बना था कि जो ग्रह है वो सभी गोल क्यों होते हैं, तो उसमें उन्होंने ऐसा रहा था कि जब कोई बात नहीं, हाँ, फिर उसमें ऐसा बना था कि ग्रह जो है वो पहले गैस या ऐसे अवस्था में थे, तो वो घूमते घूमते ग्रहण करके हो गए, क्योंकि सब में गति होती है, घूर्णन गति, उससे वो गोलाकार ही रहते हैं। तो ठीक है, मतलब थोड़ा सा पूरा गोला नहीं होते। हाँ हाँ, वही पूरी तरह। हाँ भी कपिल भाई, थोड़ा माइक पूरा बात करें। जैसे अभी करंट में कई बार हम सुनते हैं कि ये एलियंस का जो कॉन्सेप्ट है, तो एलियंस का इतना ही लगता है, मुझे जो लगता है, अनुमान बनता है कि भाई जैसे इस धरती पर ये संयोग बनाए, अस्तित्व में तो अनंत धरतियां हैं, किसी पे बन ही गया होगा और वहाँ पे भी मानव होगा। अच्छा, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज इसी निष्कर्ष के साथ पूरा करते हैं। आप इन पे विचार करते रहें कि आपके निष्कर्ष ये हैं कि नहीं है, अगर कुछ कमी है तो बताइए। शिक्षा का क्या प्रयोजन, सब इसमें क्लियर है। कल सुबह से हम परिवार में व्यवस्था को शुरू करेंगे। सभी को नमस्कार, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अक्षय भैया आ जाइए आप।